क्लास। कैसे हैं सभी लोग? ऑल आर फाइन। सही है, सैटरडे को हम लोग की मुलाकात होती है काफी बार, है 3 4 4 बार। यस, वंस अगेन वी हैव टू मीट। चलो, ट्रिक्स समझ में आई? ठीक है, चलो फिर। और कोई भी डाउट अभी तक ट्रिक्स वगैरह में हो तो पूछ लेना, ठीक है, इसी क्लास में। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। अनिकेत, अंजलि, अनुराग, तशना, देव, कनिष्का, करण, जितने भी लोग ज्वाइन हो सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलो क्लास। पूर्वी, प्राप्ति, ठीक है, ओके। आप लोग भी बोला करो सब, बीच बीच में से सोते रहते हो। आप देख तो लूं जरा कौन कौन है। शीनू ने बोला था, शिवानी, श्रेयांश बोलता है, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, पता है, खाली कोई मत बैठा करो। चलो सब पहले देख लूं मैं। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। सुशांत, सुशांत सिंह राजपूत, आप भी रिप्लाई किया करो, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नितेश, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, समझ गए? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ गया ना? ओके, चलो, ओके। इतना मैंने अभी समझ गया हो, बस मन की भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास, आज का जो हमारा पहला पोर्शन होगा, एक तो हमें दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, ठीक है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आने वाले अब अगले दिन में हम यही चीजें पढ़ेंगे। आरबीआई भी स्टार्ट होगा आज, ठीक है। आरबीआई प्लस आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और आरबीआई, दोनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। आरबीआई पढ़ेंगे, फिर आरबीआई के बाद हम बैंकिंग वाला स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में बैंकिंग क्या क्या चीजें थी, वो भी चीजें आएंगी, और प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आज हमने बेसिकली पढ़नी है आपकी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लानिंग क्या चीज होती है, पहली बात देखो, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन को, तो प्लानिंग कमीशन आजकल नहीं है। अब प्लानिंग कमीशन समाप्त हो चुका है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक प्लानिंग कमीशन था। जब से आपकी मोदी गवर्नमेंट आई है आफ्टर 2014 के बाद से, ये 2015 के स्टार्टिंग में ये प्लानिंग कमीशन चेंज हो चुका है, किसमें? नीति आयोग में। जैसे आप लोग जानते हो ना, सब लोग पढ़ते हो कि नीति आयोग के बारे में जानते हो कि नीति आयोग जो है हमारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमारी कैसी बॉडी है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग में बदल चुका है प्लानिंग कमीशन अब पूरा। अभी मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या होता है। यस, यस सर, लीड विद इन पॉलिटी, यस। हाँ, आपने लर्न करा होगा पॉलिटी के अंदर इसके बारे में, जब आपने ख्याति मैम ने आपको पढ़ाया होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाई होगी, उसमें आपको ख्याति मैम ने आपको पढ़ाया होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वही से हम उससे रिलेट करेंगे तो आपको बता देते हैं। देखो, बेसिक, हाँ, थिंक टैंक, वेरी गुड संजीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स अ थिंक टैंक बॉडी है, इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इट्स द एडवाइजरी बॉडी। कैसी बॉडी है? एडवाइजरी है। केवल इसका काम क्या है? एडवाइस करना लोगों को। एडवाइजरी बॉडी, जैसे संजीत ने बोला थिंक टैंक, थिंक टैंक बॉडी हो गई, ठीक है, थिंक टैंक बॉडी हो गई। और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक असंवैधानिक निकाय है ये हमारा। देखो, बेसिक डिफरेंस क्या होता है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, आपको पहले मैं बता दूं। प्लानिंग कमीशन के अंदर पता क्या होता था, जब भी कोई प्लानिंग कमीशन की जाती थी तो प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स होते थे, प्लानिंग कमीशन के अंदर हमेशा जो पावर थी वो पूरी सेंट्रल की थी। मतलब जब प्लानिंग कमीशन आपका बना था तो प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना, या कोई भी नए रूल्स को रेगुलेट करना, या नए प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करने की पावर जो थी वो केवल और केवल प्लानिंग कमीशन में सेंट्रल के पास थी। जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, जिसमें आप लोग पढ़े हो ना, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो सेंट्रल बॉडी होती है उसमें पूरी उसके पास पावर थी। मतलब सेंट्रल के जितने भी आपके लीडर्स होते थे, या जितने भी हमारे एमपी होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उनके पास पावर होती थी कि वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट जब से ये नीति आयोग आया, तो नीति आयोग में बेसिकली एक अच्छा पॉइंट ये था कि नीति आयोग में जो था, हम लोग जो बेसिकली हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लीडर्स होते थे, जो हमारे एमएलए होते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या जितने भी स्टेट मेंबर्स भी होते थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो भी अपनी राय इसके दन दे सकते थे। तो प्लानिंग कमीशन आप कह सकते थे थी आपकी, ठीक है, डाउन टू टॉप थी आपकी,
ठीक है, डाउन बॉटम टू टॉप था आपका, ठीक है। अगर प्लानिंग कमीशन की बात करी जाए, बॉटम टू टॉप होता था, ठीक है। और टॉप टू बॉटम क्या होता था हमारा, नीति आयोग होता था। मतलब सिंपल सा बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ में आ जाएगा। प्लानिंग कमीशन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती थी, इसलिए प्लानिंग कमीशन को चेंज करना पड़ा और उसको नीति आयोग में कन्वर्ट करना पड़ा। नीति आयोग में क्या होती है, दोनों के पास पावर होती थी, मतलब इसमें स्टेट्स के मिनिस्टर भी होते थे, वो अपनी राय दे सकते थे बेसिकली। तो ये बेसिक सा डिफरेंस इसमें था, ठीक है। चलो अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेसिक हिस्ट्री से। जैसा आपको दिख रहा होगा, देखो पहली बात, हिस्ट्री से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, आप लोगों से कोई बता सकता है, एनीबॉडी ट्राई, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? आप भी जैसे प्लानिंग करते हो ना कि आने वाले आगे टाइम पे मैं 1 साल के सर अंदर 5 इयर्स गवर्नमेंट जॉब के ले लिए, लूंगा। यस यस सर संजीत। 5 इयर्स के लिए जो ये टीम होती है सर, वो कुछ प्लान करते हैं, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करना है इंडिया में, यस तो यस, ऐसा करके कुछ प्लानिंग प्लानिंग हाँ करते हाँ, थे। बिल्कुल सही तो बात और ये बताया। Plan, sir, सेंट्रल is a गवर्नमेंट, particular step to हाँ achieve the particular goal. हाँ, particular goal, very good. Deepak, you are absolutely right. Sanjeet, you are also absolutely right. To decide the future course of action. Yes, very good. Mamta, you are also right. To achieve the goal. Kanika, you are absolutely right. सब लोग right हो अपने वे में। देखो, लेकिन मैं आपको एक अच्छी वे में समझाता हूँ। देखो प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस, मैक्सिमम आउटपुट। हमें कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़े और आउटपुट हमारा अच्छा बने, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सोचते हो ना, क्या जैसे अगर आपके पास पैसे कम है, मान लिया आपके पास प्लान है, पैसे कम है, तो आप एडजस्ट करते हो अपने अनुसार में। जैसे आपने कहा कि मेरे पास पैसे बहुत कम है, लेकिन मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है भाई, मुझे 2 दिन काट रहे हैं, इसके बाद मेरी सैलरी और ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हर चीज हो सकती है। तो बेसिकली आपने उस लिमिटेड रिसोर्सेस को आपने कैसे यूज करना है फर्दर इन अवर फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। ये प्लानिंग कराती है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट लेना ही वो चीज प्लानिंग कहलाती है। ये चीज प्लानिंग होती है। अब गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है, जैसे हर कोई गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। जैसे गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम पूरी तरीके से हर जगह टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 100%, मतलब 100% इलेक्ट्रिसिटी हर एक गांव के कोनों में, शहरों में, हर जगह पाई जाएगी। और फिर मोदी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि 2022 तक हम हर फार्मर की इनकम को डबल कर देंगे। मतलब ये स्टेप्स लिए गए, ये प्लानिंग है कि आने वाले 5 साल में ये सब चीजें की जाएंगी। आप भी प्लानिंग करते हो कि यार देखो 5 साल है मेरे पास, ये 5 साल में मुझे 2 साल में नौकरी करनी है। आज मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एसएससी अगर मेरे निकल जाता है, अगर मेरा इन फ्यूचर मेरा प्लानिंग ये होगा कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यूपीएससी क्रैक करूंगा। देन कोई मेरे प्लान ये भी है कि फिर मैं शादी भी करूंगा, ठीक है। ये मैं अपने प्लान नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग माय ओन प्लान, इट्स योर प्लान ऑल्सो, ठीक है। ये आपके भी प्लान हो सकते हैं, जल्दी लोगों की ऐसी प्लान होते हैं बेसिकली। तो वही चीज क्या कहलाती है, हमारी प्लानिंग कहलाती है हमारी, और कुछ नहीं है। इट्स अ प्लानिंग। अब देखो हिस्ट्री में प्लानिंग करनी पड़ी थी, हमें देखो प्लानिंग करनी पड़ी थी। तो प्लानिंग देखो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट इनिशिएट द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय एम विश्वेश्वरैया। विश्वरिया जो थे, विश्वेश्वरैया जो थे हमारे, आप जानते होगे इंजीनियर्स डे जानते हो, इंजीनियर डे जो सेलिब्रेट करा जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जो हर वर्ष आपका इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, ये इन्हीं के नाम से ना जाता है। ए नोटेड इंजीनियर, ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, इन्हीं के नाम से इंजीनियर डे को सेलिब्रेट करा जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि इंजीनियरिंग डे किसके नाम से, इनके नाम से सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि ये भी इंजीनियर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। तो इन्होंने 1934 में बनाया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने बोला कि हमें एक इकोनॉमी बना लेना चाहिए इंडिया की, मतलब अगर हम, हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है, लेकिन हमें इकोनॉमी ऐसी बनानी चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत करी थी 1934 में, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसने बनाया था? पेपर में आपसे सिंपल पूछेगा तो आपका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया इज अ इंजीनियर और अ पॉलिटिशियन, जिन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बताया था, ठीक है। फिर 1938 में, मतलब ये हिस्ट्री है, मतलब जैसे प्लानिंग कमीशन कैसे कैसे स्टेप वाइज हुआ। जैसे प्लान्ड इकोनॉमी कब बनी, डायरेक्ट याद करना, 1934 में। और 1934 में एक्ट भी पास हुआ था आपका, आरबीआई एक्ट। बेसिकली जो आरबीआई का एक्ट हुआ था वो 1934 में ही पास हुआ था कि 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई को बनाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1938, इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। नेशनल प्लानिंग कमीशन किसने सेटअप करा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है
1930, अच्छा मुझे एक बात बताओगे, एसएससी वाले बताना, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस। एब्सोल्युटली राइट अंजलि, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। यस, एब्सोल्युटली राइट संदीप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट 1939 में इन्होंने छोड़ दिया था, बिकॉज देयर इज एन डिस्प्यूट बिटवीन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो। एक डिस्प्यूट हुआ था जिसके कारण से 1939 में इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी और एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम बताएगा कोई मुझे कि कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। कभी कभी हिस्ट्री में अगर आपको ख्याति मैम ने बताया होगा तो पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी 1939 में। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई थी, पार्टी बनाई थी। क्योंकि देखो क्या होता था, जब भी महात्मा गांधी और जो राजेंद्र प्रसाद लोग पार्टी बनाते थे, ये बेसिकली क्लास के बेसिस पे बनाते थे। नहीं, स्वराज पार्टी अलग है कनिका। स्वराज पार्टी जो बनी थी वो आपकी 1923 में बनी थी। दैट इज टोटली डिफरेंट। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने सिविल जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920 में, नहीं नहीं नहीं, स्वराज पार्टी अलग है कनिका। कनिका मैं बताता हूँ स्वराज पार्टी क्या था। जैसे 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हो ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। उसके बाद गांधी चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था ना 1922 में। चौरी चौरा में जिसमें हुआ था, गोरखपुर में जो हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था 1922 में, जिसके कारण से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, जिसके कारण कुछ लोग गांधी जी की इस पॉलिसी से खुश थे, लेकिन कुछ लोग जो गांधी जी की पॉलिसी से खुश नहीं थे, दे आर द चेंजर्स। तो जो इनकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, दैट इज कॉल्ड स्वराज पार्टी। वो स्वराज पार्टी थी कनिका, समझ गए? स्वराज पार्टी इज डिफरेंट। ना ना ना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट वाली जो पार्टी थी वो 1907 में बनी थी, सूरत स्प्लिट। जो 1907 में, आप 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था ना आपका, 1907 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के लोग थे, नाम सुना होगा, नरम दल और गरम दल, एक गरम दल के लोग थे। जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे वो नहीं चाहते थे। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक युद्ध छिड़ गया, एक बातें छिड़ गई, जिसके कारण से ये गरम दल नरम दल से बिल्कुल अलग हो गया, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट 1907 में। और सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है, ये आपको ख्याति मैम ने पढ़ाया होगा। यस, चंद्रशेखर आजाद मेड अ स्वराज पार्टी? नो नो, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। कोई बात नहीं, ख्याति मैम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, इनका नहीं हुआ है तो समझ में आ जाएगा। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू इज अ फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923। देखो मुझे भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिस्कस हो गया, ज्यादा हो गया। बेचारे बैंक वाले कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा दिया आपने हम लोग को। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी स्वराज पार्टी। ठीक है सर, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कर, अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं करवाया था, कोई बात नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक मैं बता देता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता था। देखो देखो, एक्चुअली में जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी आज तक क्लास के बेसिस पे, जो क्लासेस होती थी ना कि ये अपर क्लास का लोग है, ये लोअर क्लास के लोग हैं, कभी भी सुभाष चंद्र बोस ने आज तक क्लास के बेसिस पे डिवीजन नहीं करा। he never divide the society on the basis of the class. That is a main important point for the, that adds a main speciality और main trait for the सुभाष चंद्र बोस। बट जो गांधी जी थे और बेसिकली राजेंद्र प्रसाद थे, ये लोग चाहते थे कि एक सोसाइटी का डिवीजन हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो जिसके कारण गांधी जी और सुभाष चंद्र की बोस के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हुए तो सुभाष चंद्र जी से बोस ने मना कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू टैकल द फॉरवर्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी खुद की सोसाइटी बनाई, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक कैसी थी? क्लासलेस थी। अब समझ में आ गया, ये क्लासलेस सोसाइटी थी। अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। इट्स अ क्लासलेस सोसाइटी, क्योंकि पेपर में सही होना चाहिए, इट्स मैटर। वट एवर शी टीच, वट एवर आई टीच, मैटर इज दैट
यू हैव टू क्लियर योर पेपर। मैटर ये होना चाहिए, पेपर क्लियर होने चाहिए, इसमें ये कोई डिस्प्यूट नहीं। अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया, कुछ टॉपिक हो सकता है मैं ना पढ़ाऊं, कभी वो भी डिस्कस करेंगे, मैंने भी नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जीएस बहुत बड़ी चीज है। मेरा, हमारा और ख्याति मैम का दोनों का मकसद यही है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो और आपके मार्क्स अच्छे हैं। हाँ, बैंक बैंक में नहीं है, सॉरी, बैंक वालों को मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, ठीक है, वरना बैंक वाले मेरा दिमाग खराब कर देंगे, कहेंगे सर आप तो कुछ नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। चलो, ओके, चलो कोई बात नहीं, सॉरी बैंक वालों। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बैंकिंग में इंपॉर्टेंट आएगा प्लानिंग कमीशन, ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आ जाते हैं बैंक में थोड़े बहुत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बनाया गया था हमारा, देखो फिर उसके बाद क्या हुआ था हमारा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, जिसके कारण से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है। ओके, फिर 1944 में क्या आया आपका, बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान क्या था, इंडस्ट्री से रिलेटेड था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1944 में गांधीयन प्लान आया। गांधीयन प्लान के बारे में आप सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। गांधीयन प्लान भी था, जिसमें डीपीएसपी आता है। अगर आपको पॉलिटी के अंदर ख्याति मैम ने पढ़ाया होगा डीपीएसपी के बारे में, तो आपको समझाया होगा, गांधीयन प्लान था, जो आर्टिकल 40 होता है। आर्टिकल 40 इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्लान, ना, पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन होता है आर्टिकल 40 में, वो गांधीयन प्लान भी कहलाता है, सिंपल सी चीज, उससे रिलेटेड है, बस उतना, ठीक है। ओके, चलो, फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय प्लान। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोदय प्लान 1950 में, अभी रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आरबीआई के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और आज आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का पेपर था, आई थिंक सो, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का पेपर था। अभी क्वेश्चंस आसान, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जीए के अंदर, काफी आसान आसान से क्वेश्चन आए। करंट अफेयर से फिर से फोकस किया गया है, करंट अफेयर से फिर से फोकस किया गया है। आपको आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो आज मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। वो ग्रेड बी वाले मेरे पास पड़े, मैंने शेयर करना मैं आपको भूल गया हूँ, आई विल शेयर इट ना। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जो आया वो करंट अफेयर से ही आया है पेपर में, आज ही पेपर था सिक्योरिटी गार्ड का आपका, आरबीआई का, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट का होने वाला है पेपर 9-10 तारीख को। करंट अफेयर्स पे फोकस रखिए बैंक वालों, ध्यान रखना ज्यादातर, ठीक है। चलो, जेपी नारायण, अगर आपने नाम सुना होगा, जेपी नारायण ने सर्वोदय प्लान बनाया था। सर्वोदय प्लान, ए फ्यू पॉइंट्स प्लान अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। सर्वोदय प्लान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोदय प्लान भारत में कब आया था, आपका आंसर होगा सर्वोदय प्लान 1950 में भारत में आया था, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब सर्वोदय प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन बना। अब पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बहुत से रेलवे के पेपर्स हो रहे थे, अभी करंट में जैसे रेलवे के सर पेपर हो रहे थे। यस संजीत। सर ये सर्वोदय प्लान एक्चुअली किसके लिए बनाए गए थे, मतलब क्या इकोनॉमी थीम को है? सुधारने के लिए बेसिकली, सर्वोदय प्लान मतलब बेसिकली इकोनॉमी को सुधारने के लिए और थोड़ा सा यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए, और बेसिकली टू मतलब टू राइज, मतलब टू मेकिंग अ प्लान हाउ टू राइज अवर इकोनॉमी। बेसिकली सर्वोदय का मतलब क्या होता था, सर्वोदय, सर मतलब होता है ना बेसिकली, जैसे सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय से बेसिकली क्या होता है, रोशनी हर जगह फैलती है, उसी तरीके से पूरी जगह, हर पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा देश आजाद हो चुका था, आपको पता है 1947 के बाद देश हमारा आजाद हो चुका था, तो हमें, अब हम किसी के अगेंस्ट, हम किसी पे फोर्स होके रूल नहीं कर रहे थे इंडिया के अंदर, हम अपना खुद के रूल्स बना रहे थे। तो बेसिकली स्प्रेड करना, पूरे इकोनॉमी के अंदर सर्वोदय करना, स्प्रेड करना, कि अब हम प्लानिंग करें, ठीक है, और ताकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो कि हम खुद अपने लेवल पर अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें, दैट इज कॉल्ड द सर्वोदय प्लान। ये सर्वोदय प्लान था। तो बस ये याद रखना, सर्वोदय प्लान कब आया, 1950 में स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेता है। और इसके जो फाउंडर थे वो जेपी नारायण थे। जेपी नारायण इज अ फाउंडर ऑफ ए सर्वोदय प्लान, ठीक है। ओके, अब प्लानिंग कमीशन कब बना, देखो प्लानिंग कमीशन जब बना आपका 1950 में, प्लानिंग कमीशन आपका कब बना, आपके 1950 में बना था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, तो आपका आंसर होगा कब हुआ था, 1950 में। शायद पीडीएफ में आपको दिख भी रहा होगा, 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बना था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कौन, जवाहरलाल नेहरू। पता है ना, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पता होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया। और प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हमेशा याद रखना, प्लानिंग कमीशन जो होता है उसका जो हेड होता है, उसका हेड कौन,
जो उसका मेन चेयरमैन होता है, यस चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है, वो आपका कौन होता है? पीएम। तो इस समय नीति आयोग के जो है वो हमारे कौन है हेड? नीति आयोग को अगर हेड आपसे पूछे जाए, मतलब उसका जो चेयरमैन है वो हमारा मोदी जी है। PM। ठीक है। एक ट्रॉल बना था मोदी जी के नाम पे, एक ट्रॉल बना था अभी रिसेंटली मैच चल रहे ना T20, सबको पता होगा T20 मैच हो रहे थे अभी, जिसमें तो 2 मैच करवाए गए थे आपके दो, जिसमें स्पेक्टेटर्स वगैरह आए थे, बट थर्ड और फोर्थ मैच जो था स्पेक्टेटर्स आर नॉट अलाउडेड बिकॉज ऑफ कोविड-19। मतलब कोविड-19 के कारण स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं था, मतलब खाली में पेपर हुआ था। ठीक है। एक ट्रॉल बना था, बताओ एक ट्रॉल क्या बना था? बताता हूँ, देखो। मोदी में जब थर्ड T20 मैच चल रहा था, मोदी ग्राउंड पे राहुल भारी पड़े। ठीक है। अरे वो राहुल चहर जानते हो ना, बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यस राहुल चहर। तो राहुल गांधी के नाम से लोगों ने ट्रोल बनाया खूब सारे कि राहुल गांधी भारी पड़े मोदी स्टेडियम पर। तो फिर उसके बाद ऐसे ट्रोल बनने गए, कहीं ऐसा हो ना मोदी जी की सरकार चली जाए 2022 में, इलेक्शन के बाद 23 में 22 में इलेक्शन जो होंगे, 23 में इलेक्शन होंगे, कहीं उनकी सरकार ना चली जाए, इसी तरीके से राहुल भारी पड़ जाए मोदी जी पर। तो खूब ट्रोल बना था इस तरीके का। ठीक है। बट देखा जाएगा जो होगा यार, सरकार किसकी आएगी। अभी तो फिलहाल मोदी जी की गवर्नमेंट ही लग रही है। अभी तो रिसेंट इलेक्शन होने वाले हैं, देखते हैं वेस्ट बंगाल में क्या होगा। हमारी ममता जी ने तो पहले ही पैर तोड़ लिया अपना बिफोर द इलेक्शन। पता नहीं क्या है इसके पीछे, कुछ राज भी हो सकता है। मार्च 15 1950 में आपका बना था आपका प्लानिंग कमीशन, जिस दिन कंज्यूमर डे बनाया जाता है। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ थीम विच वी आर डिस्कस इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। ओके। ये कैसी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन कौन होता है भाई? चेयरमैन इसका पीएम होता है हमारा। ठीक है। इसका चेयरमैन हमारा पीएम होता है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखा है ना, इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये लिखा आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? इसमें कैबिनेट कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये ऐसी बॉडी है इसको भंग किया जा सकता है, इट मे बी डिसॉल्व, अगर चाहे तो ये डिसॉल्व की जा सकती है। जैसे लोकसभा को डिसॉल्व करा जा सकता है ना, लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस। whenever ख्याति मैम टीच यू पॉलिटी, शी टेल यू अबाउट द लोकसभा, उसी तरीके से नीति आयोग भी क्या कर सकते हैं? हम डिसॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। नीति सर आयोग क्यों बनाया गया? यस संजीत। सर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या, हम लोग क्या बोलेंगे उससे सर? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या? क्योंकि इसमें तो कोई मतलब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है नहीं पार्ट सर, नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, पार्ट नहीं है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल में पार्ट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब इसको हटा सकते हैं, वी कैन डिसॉल्व इट। हमने अपनी नीड्स के लिए बेसिकली लीडर्स पे जो प्रेशर होता है, उनको प्रेशर को रिमूव करने के लिए, उन पर बर्डन कम पड़े, दैट इज व्हाई वी हैव टू प्लान फॉर मेकिंग अ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन इज दैट, दैट्स अ पेपर। बेसिकली अगर संजीत मैं बताऊं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मींस नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये नॉन स्टैट्यूटरी है, इसमें पार्लियामेंट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं सकती, ना लोकसभा ना राज्यसभा, इसके अंदर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकती। नीति आयोग कौन रिमूव कर सकता है? पीएम। पीएम चाहे रिमूव कर सकता है, जो चेयरमैन है उसका 1 मिनट में रिमूव कर सकता है नीति आयोग। क्यों करेगा? क्योंकि पीएम ही करेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें राज्यसभा लोकसभा तो नहीं आएगा ना। क्योंकि जब आपको ख्याति मैम ने पढ़ाया होगा तो बोलते होंगे ना कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा की 2/3 बहुमत चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, वो सब चाहिए होता है। तो पीएम बेसिकली डिसॉल्व कर सकता है इसको, जो उसका सर चेयरपर्सन है ऐसा भी वही हो इसको सकता डिसॉल्व है, कर सकता है। जी सर, ऐसा भी जी हो सकता है संजीत। इन इन फ्यूचर अगर कांग्रेस फिर से रिटर्न आता है तो ऑटोमेटिक दे ये बंद करके फिर प्लानिंग में ना आ जाए नीति आयोग, क्योंकि ये तो ऐसा भी हो मोदी सकता ने है। स्टार्ट किया ना। हाँ, मोदी ने हम्म। स्टार्ट किए। हाँ मोदी जी ने स्टार्ट करा, अगर अगर आगे जाके हो सकता है राहुल गांधी की सरकार आती तो उसका नाम फिर से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो नीति आयोग का नाम चेंज करके प्लानिंग कमीशन, और चाहे तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं संजीत। नहीं तो जिस राहुल आयोग नया नियम डाल देंगे। अच्छा संजीत, इतने हल्के क्यों बोलते हो तुम? सर मैं कनेक्टिविटी इशू है शायद, अच्छा, कनेक्टिविटी पता नहीं इशू, मेरा अच्छा माइक में, अच्छा 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 शायद अच्छा। कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके ओके, नहीं अच्छा, वही मैं कहूँ क्योंकि whenever I see the previous lectures, many of the time teacher said to you
whether it is a mathematics sir or what is a Khyati madam, always said you, why you are speaking so not loudly, how soft spoken, ऐसा बोला था क्या पता किसी ने? नहीं सर। हाँ मैंने सर, कभी अच्छा, कभी मैं ऐसा देखता होता हूँ है। ना लेक्चर, तो मैं देखता रहता हूँ यार, आप लोगों को सर मतलब आप अच्छे लगते हो काफी बाकी बच्चे। लेक्चर सर बाकी लेक्चर हाँ भी देखते हो आप? हाँ हाँ, देखता दूसरा हूँ यार, सब्जेक्ट, दूसरा हमें सब्जेक्ट का? पता तो चले कौन कितने पानी में कौन कितने गड्ढे में। हम भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, मैथमेटिक्स वगैरह देखते हैं क्या होता है, अच्छा लगता है पढ़ना लिखना का भी। ओके एपीएससी के ओके। भी देखते हैं, अब ये भी देखते हैं, देखो क्या चीजें समझ में आता है, क्योंकि कुछ कुछ स्किल्स भी सीखने को मिलते हैं। some of the skills are which are not present in me, some of the skills which present in other teachers, I can just get up that skills also। अच्छा शिवम सर, नहीं शिवम सर मैं नहीं हूँ, शिवम सर हमारे टेक्निकल वाले सर हैं। शिवम सर, आई एम नॉट शिवम सर। शिवम सर भी हमारे लेक्चर देख रहे होंगे हैं। चलो ओके, चलो भाई अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो ये तो हमने पूरी राम कथा पढ़ ली इसकी, कि ये राम कथा क्या होती है, यही सब लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए, ये सब प्लानिंग इसलिए करते हैं, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी टू द यूनियन गवर्नमेंट, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। हाँ वो हर क्लास में होते हैं, वो क्लास में सबसे पहले श्री गणेश आया करते हैं, शिवम सर। इज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट, अगर टेक्निकल स्पेशलिस्ट ही नहीं होंगे तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट, मतलब ही इज अ मीडियम बाय विच वी हैव टू कनेक्ट ईच अदर। मीडियम तो बहुत सारे हैं बट ही इज अ physical person, physical medium by which we have to connect each other. If something went wrong while we are to communicate each other, then he takes the responsibility. So he's a very important person while any class, while any kind of type of class is conducted, it's me or other teachers also। okay, चलो ये functions होते हैं। okay, अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर प्लान आया। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर प्लान के बारे में, देखते हैं। देखो सब लोग देखो, फर्स्ट ईयर प्लान अगर आपसे पूछा जाए प्लानिंग कमीशन कब बना, तो 1950 में था। आई वाज थिंक ये भाई अपना क्यों संता कहता है इतना, बट ये तो टेक्निक कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्निकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके चलो, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब से हुई श्रेयांश? प्लानिंग कमीशन हमारा जो स्टार्ट हुआ बना था 1950 में, लेकिन फर्स्ट ईयर प्लान कब आया? अगर आपसे पेपर पूछा है, दो क्वेश्चन अलग अलग है। फर्स्ट ईयर प्लान हमारा आया 1951 में। जैसे कि मुझे संजीत ने बताया था कि प्लानिंग कमीशन जो होता है वो 5 ईयर प्लान होता है, इसमें क्या होता है 5 ईयर प्लान में आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन में आते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, या तो मॉडल का नाम पूछता है एग्जामिनर, ये जो फर्स्ट ईयर मॉडल फर्स्ट ईयर प्लान आया था इसमें कौन सा मॉडल है, इसका नाम क्या है, ठीक है, और 5 साल के लिए होता है, और इसके बीच में क्या क्या टारगेट्स बनाए थे, मतलब क्या क्या टारगेट्स। आपको ये नहीं याद करना कितना परसेंट बनाया था, कितना परसेंट अचीव हुआ था, ये नहीं बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते। सिंपल आपसे टारगेट देता है एग्जामिनर, ये टारगेट अगर गवर्नमेंट ने बनाया था तो ये किस ईयर प्लान में बनाया था, ऐसा। इस तरीके से बैंकिंग में भी पूछा जाता है और इस तरीके से आपके एसएससी में पूछा जाता है। और प्लानिंग कमीशन इज अ वेरी 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 आरबीआई ऑल्सो। आरबीआई के चाहे मुझे 10-15 क्लास भी लग जाए ना, आरबीआई में पढ़ा के रहूंगा कायदे से, क्योंकि आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आरबीआई। ऐसे मैं 2-3 क्लास में 3-3.5 घंटे की क्लास में खत्म कर दूंगा आरबीआई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर प्लान कब आया? आपका फर्स्ट ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला था। अभी कुछ हम लोग वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स, जब हम 5 मिनट लास्ट के बचे होंगे, लास्ट 5 मिनट्स में वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम वैकेंसीज आल्सो, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि अभी अपकमिंग एग्जाम्स कौन कौन से आपके आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं बना पा रहा बट आई विल डिस्कस इन क्लास आल्सो, ठीक है। ओके चलो, फर्स्ट ईयर प्लान आया तो फर्स्ट ईयर प्लान में टोटल प्रायोरिटी जो दी गई थी वो आपकी एग्रीकल्चर को दी गई थी, मतलब एग्रीकल्चर और इरिगेशन। जो बोलते हैं ना इंडिया की जो बोन है, इंडिया की जो बैकबोन है वो हमारी क्या है? एग्रीकल्चर और इरिगेशन है। जो सिंचाई होती है, सिंचाई और जो कृषि है वो हमारी बैकबोन है, इसे रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, जब आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा रीढ़ की हड्डी के बारे में, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स कहलाते हैं। रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी दंड बोलते हैं उसको, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है। उसी तरीके से हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो हमारी क्या है? यस 26 वर्टिब्रेट्स होते हैं इन अ चाइल्ड। यस, प्रायोरिटी किसको? यही पूछेंगे श्रियांश,
प्रायोरिटी किसको देंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था, किस टॉपिक पे फोकस किया गया था। बस एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे इरिगेशन, ठीक है। ओके, इस मॉडल को क्या बोलते हैं, हेरोड मॉडल। प्लीज लर्न बाय योर हार्ट एंड इट इज रिटन, प्लीज रिटन इट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक इजली। इट इज हेरोड मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड मॉडल पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ईयर प्लान को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, हेरोड मॉडल के नाम से जाना जाता है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए, हेरोड मॉडल के नाम से जाना जाता है। दिस इज द ओनली प्लान इन विच प्राइस फॉल्स, मतलब ये ऐसा प्लान था जिसमें जो वस्तु के जो दाम थे, जो प्राइसेस थे, उसमें क्या होती, भारी गिरावट आई थी, मतलब जो इन्फ्लेशन था उसकी कमी हो गई थी और डिफ्लेशन काफी ज्यादा होता था। हाँ, पीपीटी भेज देंगे, ओके ओके, पीपीटी भेज देंगे बेतांशु, डोंट वरी। अभी ठीक है, नोट नहीं करते सर, अभी आप समझाओ, समझ लेते हैं, उसके समझ बाद तो होगा। बाद में एक वैसे मुझे लग रहा है कि जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मुझसे बच्चे यही कहते हैं कि सर आप इतनी बार बार रिपीट करते हो कि हमें दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम सही से पढ़े तो, इतना तो है। आप ठीक है, अभी आप समझ रहे हो, पहले समझ लेते हैं, ऑफ टाइम में नोट बना लेंगे सर। हाँ हाँ जरूर, श्योर। एक बार आप ऑफलाइन में आप नोट बना लेना बस, और क्या, एक बार समझ में आ हाँ, जाएगा ना पॉइंट, ये डिस्कस पहले कर रहे हो तो ये सब अच्छे चीजें। से समझ लेते हैं सर। हाँ हाँ जरूर। ओके सर। चलो, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि सबकी देखो भाई ग्रेस्पिंग पावर्स अलग अलग होती है, अब मैं ऐसे नहीं बता सकता किसकी अच्छी है किसकी नहीं अच्छी। ठीक है, ओके। अंजलि पूछ रही है सर इन डिफ्लामेशन और डिफ्लेशन मींस, डिफ्लेशन नॉट इन डिफ्लामेशन, नहीं इट्स डिफ्लेशन अंजलि। तो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की कमी हो गई थी काफी ज्यादा। तो फर्स्ट ईयर प्लान ये था, कब से कब तक चला, 1951 से, यस, प्राइस फॉल्स हुए काफी ज्यादा, 1951 से लेकर 56 तक चला। तो फर्स्ट ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला, ठीक है। अब आया सेकेंड ईयर प्लान, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर प्लान को जो नाम दिया गया, क्या दिया गया, पीसी मालबोनिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड ईयर प्लान को और किस मॉडल से नाम से जाना जाता है, पीसी मालबोनिस। पीसी मालबोनिस का नाम सुना होगा। स्टैटिस्टिक्स जानते हो, स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ते हो ना, वो उसमें मैथमेटिक्स के अंदर जनरली उनके ये फादर भी माने जाते हैं आपके, पीसी मालबोनिस। पीसी मालबोनिस, प्रियंका चोपड़ा नहीं है ये मत समझ लेना, नॉट अ प्रियंका चोपड़ा, इट्स अ पीसी मालबोनिस। ऐसे याद करने को याद कर सकते हो, प्रियंका चोपड़ा सेकंड प्लान में आई थी, पीसी मालबोनिस, ठीक है, पीसी मालबोनिस। और प्रायोरिटी किसको दी गई थी, इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई थी, मतलब जितने भी उद्योग वगैरह थे। अब देखना, जितने भी उद्योग खुले हैं ना इसी ईयर में खुले हैं, जितने बड़े बड़े आप स्टील प्लांट्स देखते हो ना, जो इंडिया के अंदर स्टील प्लांट्स बने हुए हैं, बोकारो का स्टील प्लांट्स बना हुआ है, या आपको भेल का नाम सुना होगा आपने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी लिमिटेड है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जितने भी बड़े बड़े स्टील वाला प्लांट इंडस्ट्रीज खुली थी इंडिया के अंदर, वो इसी प्लान में खुली थी। इसलिए इस सेकेंड ईयर प्लान को प्रायोरिटी फोकस किया जाता है इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज बिकॉज इस ईयर प्लान में खुली थी 90, यस, टाटा सर, टाटा भी इसी बेसिक पे खुली थी। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी ईयर प्लान में आपकी ओपन हुई थी या स्टार्ट हुई थी, इसलिए इस सेकेंड ईयर प्लान को कंप्लीट प्रायोरिटी दी जाती है इंडस्ट्रीज को। तो फर्स्ट किस पे दी जाती है, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे पर्टिकुलर ध्यान दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो अभी इस समय पॉपुलेशन कम है इंडिया की बेसिकली, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमें वैसे वैसे अपने आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। गवर्नमेंट इंक्रीज करती है ना जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे, तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो प्लान्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है ना, जब आपके प्लान्स बड़े बड़े होंगे तो आपको कई रिसोर्सेज ज्यादा इकट्ठा करने पड़ेंगे। जैसे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो रिसोर्स कौन है, रिसोर्स आपके लिए इस समय प्लूटस है, प्लूटस आपको रिसोर्स है, और मैं एक रिसोर्स हूँ जो आपको क्या हो रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप इससे क्या हो गेन कर रहे हो, और आपकी जो प्लानिंग है उसमें ग्रोथ हो रही है। आप जितना पढ़ोगे उतना मेरी प्लानिंग काम करेगी, मेरी प्लानिंग जितनी अच्छी काम करेगी और आप पढ़ोगे और दोनों को सपोर्ट रहेगा तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाओगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मतलब वो फेल हो जाएगा। इस तरीके से आई गिव माई 100% टू यू। तो ये पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब देखते हैं क्या क्या हुआ, देखो अब देखो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खुली, इसको देखते हैं। देखो एक मिनट जरा मैं साइड में कर लूं। देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जानते हो सब लोग, आप लोग भिलाई का नाम सुना होगा आपने, भिलाई, राहु केरला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, ओएनजीसी, ये बड़ी बड़ी, रांची हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन,
नेवियाली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिख रही हैं ओएनजीसी, ये सब अप्रोक्स 1958 के आसपास खुली थी सारी। 1957 में खुली थी, कोई 1958 में खुली थी, ज्यादातर 1958 में के टाइम पे ये सारी इंडस्ट्रीज खुली थी बड़ी बड़ी। तो इसलिए ओपन हुई थी, इसलिए क्यों, क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग करी, जैसे कुछ भी गवर्नमेंट होगी उसने प्लानिंग करा था कि हम इंडस्ट्रीज खोलेंगे, उद्योग वगैरह खोलेंगे। तो उद्योग में इंडस्ट्रीज में इसी तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली, जैसे भिलाई में खुली, राहुलकेला खुली, दुर्गापुर खुली, क्योंकि जितना भी ये जो नक्सली इलाका है हमारे हमारे देश का, जितना भी नक्सली इलाका है, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिरसा मुंडा के बारे में नाम सुना होगा आपने, बिरसा मुंडा फ्रॉम द छत्तीसगढ़, ठीक है, छोटा नागपुर, प्लेट्यूज, ये जितने वाला इलाका पूरा आपका है, इसमें बेसिकली इंडस्ट्रीज ज्यादा है, स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। whenever the Khyati madam teach you the Indian geography and then she teach you a topic about the where the maximum production of the agri commodities takes place, she will definitely mention the point that the steel is the famous in the northeastern part, like Jharkhand, Chhattisgarh, and these are the states where the industries of steels are famous. Okay, me for Ranchi. नहीं नहीं, नेम नहीं आएंगे सोनाक्षी, नो 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 नो, ये एग्जाम्पल्स हैं केवल, नोम नहीं आएंगे, बस केवल आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल कि यार ये एग्जाम्पल ऐसे हैं तो ऐसा हुआ था, ठीक है, ये प्रूफ दे रहा हूँ बेसिकली आपको, ठीक है। अब जैसे आपकी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जानते हो ना, डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है डैम्स, जो बांध होते हैं, आपको बांध भी पढ़ाएंगी मैम, बांध बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करके लिख लो, रिवर और डैम, एसएससी में अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, डैम और रिवर्स मतलब किस डैम, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जैसे देखते हैं नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो डैम बना है, नागार्जुन जो डैम बना है सागर, ये आपके आंध्र प्रदेश में, जानते होगे आंध्र प्रदेश के बारे में, हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है आपके। कृष्णा नदी का नाम सुना है, कृष्णा कावेरी, Yes, sir. हाँ तो वहीं पे ये बना हुआ है आपके नागार्जुन सागर डैम। भाखरा नंगल, ये तो जानते होगे, भाखरा नंगल बांध कहाँ पे, जल्दी से बताओ भाखरा नंगल कहाँ बना हुआ है, ये बड़े बड़े डैम भी खुले हुए हैं। पंजाब, पंजाब, यस वेरी गुड। सतलुज हीराकुंड, रिवर, सतलुज रिवर, वेरी गुड, सतलुज रिवर पे आपका बना हुआ है, वेरी गुड। सतलुज रिवर पे, बिल्कुल सही बताया है अंजलि ने मुझे कि सतलुज रिवर पे आपके भाखरा नंगल बांध बना हुआ है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हीराकुंड, ये बैंक में भी आ जाते हैं, स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। वैसे मैं डैम्स की ट्रिक्स पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसानी तरीके से, मैम आपको पढ़ा देंगी, फिर मैं भी ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि डैम्स पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हीराकुंड बताओ कौन सा है, महानदी पे बना है, वेरी गुड। हीराकुंड आपका जो बना हुआ है आपकी महानदी पे बना है, वेरी गुड, करेक्ट है बिल्कुल। ओडिशा, खुशी और हाँ, उड़ीसा, यस ओडिशा, यस। कौन सा फेस्टिवल बताया था, रथ फेस्टिवल बताया था ना, रथ यात्रा फेस्टिवल जो बताया था, उड़ीसा, हाँ रथ यात्रा फेस्टिवल मॉर्निंग में बताया था, उड़ीसा में हमारा बेसिकली आपका महानदी बना है। तो ये बड़े बड़े जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स थे, ये भी शुरुआत हुई थी इनके बीच में। देखो ये चीजें आपको पता है क्या, अभी हेल्प यहाँ नहीं कर रही, बट जब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हो ना, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ जीएस क्वेश्चन, यू कैन इजिली एलिमिनेट द ऑप्शंस। ये पॉइंट ये कहता है कि एक मूल मंत्र है, ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, इट्स अ मूल मंत्र, इट्स अ फंडा, that funda is working when you are eliminating your option, getting any question, option work at time। कुछ यार की सर ने तो बताया था यार, इस समय इंडस्ट्रीज ओपन होती है, मतलब एक तरीके से ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, इट्स द रिलेटेड पार्टी और पोस्ट इंडिपेंडेंट। हिस्ट्री के अंदर वैसे कोई पोस्ट इंडिपेंडेंट आपको पढ़ाता नहीं है, बट इकोनॉमी रही है और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट भी चला। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ इंडिया के अंदर, क्या प्लानिंग करी गई, इकोनॉमी तो चल ही रही है, साथ साथ एक नॉलेज भी आपको मिल रही है इससे, ठीक है, दैट्स अ मेन रीजन। अब ये जो थर्ड ईयर प्लान आया था, थर्ड ईयर प्लान जो था सोशलिस्ट पैटर्न को उसमें करा गया था आपके, ठीक है, ओके। थर्ड ईयर प्लान सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया था इस थर्ड ईयर प्लान में, डाउनफॉल सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, डाउनफॉल इंडिया की जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया था, ये थर्ड ईयर प्लान में आपका आया था। क्यों आया था,
देखो कई रीजंस थे इसके पीछे। सबसे पहले क्या हुआ था, इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ था, वॉर आया था। चैट बॉक्स में देखना, इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था 1962 में। अब जब जानते हो आप लोग वॉर होता है तो वॉर में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है। डिस्ट्रक्शंस होते हैं तो इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज अगर बनी हुई है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो युद्ध में किसी ने वो आग लगा दी, किसी ने इधर आग लगा दी, तो हमारी जितनी भी इकोनॉमी होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से चाइना ने इंडिया को हरा दिया था। और आपको बता दें, पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही नहीं है तो खुश तो होएगा ही। देख रहा था मैं। और इस समय क्या आया था, सीवियर ड्रॉट आया था। ड्रॉट जानते हो ना, ड्रॉट या फमाइन कंडीशंस थे, फेमाइन्स आए थे, काफी ज्यादा ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, ड्रॉट आए थे, काफी ज्यादा सूखा पड़ गया था। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, तो ये और मनी की जो वैल्यू थी, रुपए की जो वैल्यू थी, काफी ज्यादा गिरावट हो गई थी। तो इसलिए थर्ड ईयर प्लान को बोला जाता है बेसिकली आ डाउनफॉल ऑफ आवर इकोनॉमी। सूखा पड़ना, यस संदीप, इट इज राइट, सूखा पड़ना, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा तो सूखे में पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फिर काम, चार चीजें नहीं बन पाएंगी, खाना पीना ये सब चीजें, क्योंकि सब चीजें डिपेंडेंट है ना, ये सब पानी पे ही सब चीज डिपेंड होती है। अगर एक ही पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। जल ही जीवन बोलते हैं ना, जल नहीं है तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए सब चीज बर्बाद है जल के अलावा। तो जल बहुत जरूरी चीज होती है। तो थर्ड ईयर प्लान में ऐसी चीजें हुई थी, डाउनफॉल हुआ था इकोनॉमी का बीच में, ठीक है। अच्छा, आईडीबीआई का नाम सुना है आपने? आईडीबीआई के बैंक के बारे में जानते हो? अभी करंट में आपको पता भी होगा कि जो आईडीबीआई बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आईडीबीआई का पीसीए खत्म कर दिया गया। पीसीए जानते हो ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। चलो यहाँ पे, यस, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अभी प्राइवेटाइज होने वाली है बट अभी कुछ प्रॉपर नहीं है। आरबीआई ने पीसीए से इसको रिमूव कर दिया गया, पीसीए की कैटेगरी से। क्या हुआ हितेश, इको हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, कोई तो क्या फोकस हुआ? ट्राई करिए सर। वो अच्छा पानी अच्छा। बहुत अच्छा है सर, पानी के बाद जीवन है। हाँ अच्छा अच्छा, वो जल ही जीवन है, तभी तो जल मिनिस्ट्री बनाई गई है, गजेंद्र सिंह सर शेखावत। हाँ, इवोकस निकल गया ना, आप एक बार ट्राई करिए, इवोकस बहुत अच्छा पानी है सर। अच्छा इवोकस, ब्लैक। ओके 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 ओके, ये नेम ऑफ द वाटर इवोकस। ओके, डेफिनेटली ट्राई, ठीक है जरूर ट्राई करते हैं। वैसे मैं जब बड़े हिमाचल वगैरह गया था घूमने वगैरह, तो हिमाचल वगैरह में जो बेसिकली डाउन फॉल वगैरह होते हैं, वहां का पानी भी बहुत अच्छा होता है, इवोकस का पानी। चलो मैं ट्राई करता है, ठीक है। बाकी तो और क्योंकि वहां पे बेसिकली जो है वो वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसके अंदर सारे मिनरल्स और ये सब जितने भी होती हैं, जड़ी बूटियां वाला पानी। अगर वो पानी अगर आप पी लो तो कभी भी बीमारी नहीं होगी आपको, ठीक है। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं, विराट कोहली सबसे महंगा पानी पीता है, आई थिंक फ्रांस का हाँ सर पानी वो, आता है विराट कोहली, हाँ 600 रुपए लीटर है उसका पानी रेट। अरे अभी तो फिर हार्दिक पांड्या यही पीता है जो मैंने आपको बताया, इवोकस। अच्छा ओके, सही है, मुझे ओरिजिन ऑफ रिवर, यस। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ओके जरूर नितेश, आई विल ट्राई इट, हाँ नहीं नेक्स्ट क्लास बताता हूँ, ठीक श्योर है। सर। चलो ओके, चलो लेट्स गो, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आप ही लोगों से सीखने को मिलती हैं चीजें, तो आपको मैं भी चीजें सिखाता हूँ, आप भी मुझे कुछ चीजें सिखाते हो यार, देखो सर ये चीज अच्छी होती है, ये भी अच्छी होती है, चीजें यही चीजें होती है, नॉलेज हमेशा यही होती है। देखो कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं क्लास करने पे, 100% मुझे भी नॉलेज नहीं है और 100% आपको भी नॉलेज नहीं है, 100% किसी को भी नहीं होती है। बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। मैंने नाम नहीं सुना था, मुझे बताया रितेश ने, मुझे अच्छा लगा, मैं भी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें सीखनी चाहिए, इवन मेरे ही नहीं, इवन आपको अपने फ्रेंड से भी सीखनी चाहिए ये सब चीजें, लाइफ का ये पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी ये मत सोचना कि अगर मुझे वो बोल रहा है तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, मेरा मेरे को सिखा रहा है वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार लाइफ के अंदर। अगर आपको सिंपल और सोबर लाइफ जीनी है ना, तो बिल्कुल आप अपने अंदर ढूंढो क्या मेरे अंदर ये कमी है कि नहीं है, ये नहीं उस पर आप चढ़ जाओ पूरा। अगर आपके अंदर लगे आपको अच्छा पॉइंट है तो यार गेन करो यार, अच्छी चीज भी हो सकती है, क्या पता उससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट है, क्या पता आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले उससे, ठीक है। अच्छा ओके, चलो आगे देखते हैं। थर्ड ईयर प्लान के बाद इकोनॉमी में बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्लान हॉलीडे करा। अब उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्लान हॉलीडे करते हैं। प्लान हॉलीडे जानते हो ना, अब हम छुट्टी पे चलते हैं। बहुत इकोनॉमी को सुधार लिया, इतनी इकोनॉमी, देखो सुधारना भी पड़ेगा ना,
अब इकोनॉमी तो बिगड़ चुकी है थर्ड ईयर प्लान में, तो इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमें रिसोर्सेज की फिर से जरूरत पड़ेगी। देन वी हैव टू अगेन रिक्वायरमेंट, ये ईयर याद करने पड़ेंगे, प्लीज लर्न द ईयर। Okay, run to my help, that is why you have to say me. Okay, thank you so much Ritesh, I will definitely try। हाँ ओके यार, कितना सब मानते हो तुम लोग, वेरी गुड यार। चलो ओके ठीक है, चलो अगला होता है आपके ईयर क्या था प्लानिंग का, जो ईयर होता है आपका प्लान हॉलीडे क्या होता है आपका 1966 से 1969 तक चला था। प्लीज नोट डाउन ईयर, ये ईयर पूछ लेता है कभी कि कौन सा ईयर था इस तरीके से। तो प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 से फिर से डेवलप करना पड़ा, सब बर्बाद हो गया, किए कराए पे पानी फिर गया सारा। कहते हैं ना प्लान हॉलीडे क्यों करना पड़ा, प्लान हॉलीडे इसलिए करना पड़ा क्योंकि किए कराए पे सब पानी फिर गया, जो बनाया था वो सब पानी में डूब गया। अब पानी में डूबा तो फिर से वो फिर इनिशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर इरिगेशन लाने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, बताया था ना मैंने, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। हिंदू का रेट ऑफ ग्रोथ वाज ड्यूरिंग दिस ईयर, हिंदू का ग्रोथ रेट ठीक था बेसिकली, अराउंड होगा मे बी 59 पॉइंट के आसपास, 59 पॉइंट और 60 के अराउंड होगा आपका, अप्रॉक्स नहीं बता सकता मैं, 55 टू 65, 60, 55 टू 50 से 60% के बीच में होगा। नॉट एप्रोप्रिएट बट अप्रॉक्स, एप्रोप्रिएट नहीं बता सकता, बट रेट अच्छा था हिंदू का, ग्रोथ रेट अच्छा था बेसिकली हिंदी का यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, 50 से 60% के अराउंड होगा, आई थिंक सो। ठीक है ममता, एक बार मैं चेक कर लूंगा कि क्या था रेट, ठीक है। ओके चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन है खरीफ क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स के होते हैं खरीफ क्रॉप, रैबीज क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। मैम वैसे पढ़ाएंगे आपको खरीफ क्रॉप के बारे में, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, रैबीज में क्या होती है, कब इसकी कटाई होती है, कब इसकी बुनाई होती है, वो सब प्रॉपर बताएंगे आपको मैम खरीफ और रैबीज के बारे में। और 1969 में क्या बना था हमारा, नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंकों का, राष्ट्रीयकरण हुआ था। मतलब राष्ट्रीयकरण का मतलब ये बैंकें क्या आई थी, अब ये नेशनलाइजेशन हो गया था, मतलब इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा हो गई थी प्राइवेट के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जब 50% से ज्यादा हो जाती है, इफ द involvement of a government is more than 50% in any private companies, that is called the nationalization। इसको nationalization बोला जाता है, इसको राष्ट्रीयकरण बोला जाता है। अच्छा जल्दी से बताओ, अब मैं और बेसिक से पॉइंट पूछता हूँ आपसे। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ कि ग्रीन फादर के रेवोल्यूशन कौन है, एम एस स्वामीनाथन, पता होगा सबको। व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस क्यूरीन, पता है सबको। मैं बेसिक चीजें भी डिस्कस कर रहा हूँ। वर्गीस क्यूरीन मैं लिख देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और व्हाइट रेवोल्यूशन डिस्कस कर चुका हूं मैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है वर्गीस क्यूरीन, नोट डाउन कर लेना आप लोग। वर्गीस क्यूरीन इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जो दूध की क्रांति होती है व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फिर से बनाना पड़ा ना ये सब चीजें, इसलिए करना पड़ा। अच्छा जल्दी से बताओ 1969 में और क्या हुआ था, बेसिक सा क्वेश्चन 90, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कोई आपको पूछ देता है जरा बताओ ये कब बना था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी बैंक वालों का देखो राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1969 में क्या हुआ था, जल्दी से बताओ। एक जनरल डिस्कशन की बात कर रहा हूं मैं, 1969 में और क्या हुआ था। अरे भाई क्या सो गए सब। इसरो, इसरो बना था 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना, स्पेस, इसरो की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1969, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। ऐसा ही कुछ। बेंगलुरु। हाँ बेंगलुरु, यस करेक्ट, कर्नाटका। और कहाँ से लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा, जो सैटेलाइट लॉन्च होती है स्पेस में, श्रीहरिकोटा से होती है वो, पता है ना सबको। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इन बेंगलोर, बेंगलुरु में।
ठीक है, ये सब था। यस यस दीप्ति, यस ये भी बहुत सही पॉइंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, यस। दो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड दीप्ति। मतलब you have to relate that point from the history point of view. So also very good. One is led by the Indira Gandhi और other is led by मोरारजी देसाई। बिल्कुल करेक्ट है, मोरारजी देसाई के। फिर इसके बाद इमरजेंसी भी आई थी, इमरजेंसी का कंसेप्ट चालू हुआ था इस समय। असल में इंदिरा गांधी जी ने, मैं बता दूं आपको, इंदिरा गांधी जी ने स्टॉक्स बहुत सारे बनवाए थे। मतलब ये जो जितने भी आपकी वीट होती है, राइस होती है, इसके लिए स्टॉक्स, बफर बफर स्टॉक्स जो होते हैं, वो खूब सारे निर्माण करवा के रखे थे। इन फ्यूचर अगर कोई भी ग्रीन से रेवोल्यूशन ड्रॉट, सेम ही हुआ। यस यस तांशु, ग्रीन रेवोल्यूशन होता ना सर? ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में हुआ था, 1966 में। और 1967 में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही तो था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें हुई थी। अच्छा, प्लानिंग कमीशन, मुझसे किसी ने पूछा नहीं प्लान हॉलीडे था क्या। अभी एक रोलिंग प्लान भी आएगा आगे। प्लान हॉलीडे किसी ने मुझे पूछा नहीं कि सर प्लान हॉलीडे था क्या। छुट्टी बनाने चले गए, प्लान हॉलीडे हो गया, वो तो नहीं समझ रहे हो तुम। ये सब पिकनिक पे चले गए थे, इंदिरा गांधी जी वहां पिकनिक पे चली गई थी। 1 ईयर प्लान नहीं, नो। बताता हूँ, देखो क्या था प्लानिंग आपका। जो प्लानिंग हॉलीडे था, मैं समझाता हूँ क्या था। देखो, प्लान हॉलीडे आपका क्या होता था, जैसे क्या होता था, मंथली बेसिस पे होता था, ठीक है। देखो मंथली बेसिस पे होता था, जैसे मान लिया मंथली बेसिस पे जैसे प्लान करा गया, जैसे करा गया कि 2 महीने का प्लान बनाया हमने, ठीक है। 2 महीने का प्लान हमने बनाया, ठीक है। तो 2 महीने का अगर प्लान बनाया कि जैसे 1 महीने में हमने ये चीज करनी है, ठीक है। जैसे आप प्लान बनाते हो, ठीक है, जैसे आपने एक प्लान बनाया, सिंपल सा आपका एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपने एक प्लान बनाया कि आपने 1 महीने में आप हिस्ट्री खत्म करोगे, ठीक है। आपने अपनी स्टडी का एक प्लान बनाया कि आप 1 महीने में हिस्ट्री खत्म करोगे, और दूसरे महीना जब होगा तो आप पॉलिटी खत्म कर दोगे। तो मतलब अब 2 महीने के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों खत्म कर दोगे। आपने एक प्लान बनाया, ठीक है। बट क्या हुआ, 1 महीना कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 महीना आपका कंप्लीट हो गया और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आपने क्या करा, आपने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया। मैंने भाई जितना पढ़ लिया ठीक है। आपने क्या करा, अगला महीना लग गया, दूसरा महीना, तो आपने क्या पॉलिटी को पढ़ना चालू कर दिया। आपने हिस्ट्री को छोड़ दिया, जहां पे जितना काम था छोड़ दिया। जितना जितना जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल पढ़ ली थी, और आपने एंशियंट छोड़ दी। बोलो ठीक है, दो जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। लेकिन आपने क्या करा, अब मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। आपने पॉलिटी दूसरे महीने में कंप्लीट कर ली। तो आपने क्या करा, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने बोला कि 1 महीने में ये प्लान करना है। अगर वो प्लान जितना हो गया उतना ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया, अगले स्टेप पे आए। और रोलिंग प्लान में क्या होता था, रोलिंग प्लान में उल्टा होता था। अभी रोलिंग प्लान आएगा 1978 में। रोलिंग प्लान में क्या होता था, जब तक पुराना वाला काम, जब तक पिछले महीने का काम पूरा नहीं होता था, तब तक अगले पे स्विच नहीं किया जाता था। दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। अभी रोलिंग प्लान आपका आएगा 1978 में। रोलिंग प्लान कब आया था इंडिया में, 1978 में डायरेक्ट पूछा था। तो रोलिंग प्लान में जैसे क्या हुआ, जैसे हिस्ट्री थी, अगर आपकी हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप आगे पॉलिटी स्टार्ट नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। वो रोलिंग प्लान कहलाता है, और प्लान हॉलीडे ये कहलाया जाता है। तो इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज प्लान हॉलीडे और व्हाट इज रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान अलग चीज है और प्लान हॉलीडे अलग चीज है। प्लान हॉलीडे में अगर पिछला छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे आगे। कहते हैं ना, बीती बिसारी त्याग दे, आगे की सुध ले। जो चीज बीत चुका उसको भूल जाओ और आगे की सुध लो, दैट इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे। और अगर इसी का अपोजिट हो जाए, बीती बिसारी त्याग दे, आगे की सुध ले, लेकिन हमें पुराने वाले डॉक्यूमेंट में पीछे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, और उसमें जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आगे चीजें, वो रोलिंग प्लान था बेसिकली। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोलिंग प्लान और रोलिंग प्लान एंड प्लान। हायरार्की होता है सर। हाँ, हियरार्की होता है। हायरार्की होता है, एक दूसरे हाँ, से रिलेटेड होता है। यस यस। रोलिंग प्लान में जब तक आपके पुराने फंडे क्लियर नहीं होने, तब तक आप
अगली स्विच नहीं कर सकते हो, चाहे उसके लिए 10 महीने क्यों लग जाए। अब जैसे मैंने तुम्हें एक वादा करा, तुम्हें मैंने कहा कि मैं आज ये कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, आज मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया और दूसरे टॉपिक को चूज कर गया, मैं जितना पढ़ा है छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं पढ़ा पाऊंगा उससे आगे, तो ये तो प्लान हॉलीडे हो गया। हिंदी में था, संस्कृत में नहीं था श्रेयांश। पता नहीं, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, और सुना है किसी ने बोला था, बीती बिसारी त्याग दे आगे की सुध ले। मतलब जो चीज बीत चुकी है ना उसको भूल जाओ। जो जो भी चीज घटना घटित हुई है, या कोई भी ऐसी घटना घटित जो बुरी घटना थी आपके साथ, जो आपके जीवन में हुई है, तो उसको भूल जाओ और आगे की सोचो, आगे अपना जीवन व्यतीत करो, ठीक है। आगे क्या होने वाला, आगे की सोचो। दोहा है, यस, दोहा है, इट्स अ दोहा इन हिंदी। ओके, तो बस यही चीज है। देखो चीजें रिलेट भी कर रहा हूं मैं, चीजें आपको समझ भी आ रहा होगा। चलो, अब ये 4th ईयर रूलिंग प्लान आपका हो गया। अब अगर आता है 4th ईयर प्लान। 4th ईयर प्लान का मैं आया था, हाँ ये मोटिवेशनल हो गया। देखो मोटिवेशनल भी होनी चाहिए क्लास, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, और समझ पढ़ाई लिखाई वाले भी होने चाहिए भाई, और मजा हंसी मजाक भी होना चाहिए। ये कुछ 5 स्टेप्स होते हैं टीचिंग से, ठीक है। ये 5 स्टेप्स होते हैं, अगर इससे कोई भी टीचर पढ़ाता, नॉर्मल पढ़ाता, तो क्लास बहुत इफेक्टिव बनती है। ये नेचुरल है मेरे अंदर, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ठीक है। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू श्रेयांश। अभी तक यहाँ सबको क्लियर है ना? सारे सोते हो, जाग जाओ। सबको पहले क्लियर हो तो फिर बताओ, फिर मैं आगे बताऊं। अभी तो बैंक वाले बैठे हैं, अगर तुम एसएससी वाले होते ना, तुम लोग का अभी यहीं से टेस्ट लेता मैं सबका, पॉलिटी हिस्ट्री सब पूछता। रैपिड फायर हो तो रैपिड फायर खिलाऊं एसएससी वालों किसी दिन? बहुत तगड़ा वाला रैपिड फायर होता है, रैपिड फायर। चलो एसएससी वाले को लूंगा, बैंकिंग वालों को लूंगा करंट अफेयर्स का। जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट है उनका ये करंट अफेयर्स का रैपिड फायर खिलाएंगे। हाँ वर्ल्ड घूम, अरे तुम्हें सब अभी वर्ल्ड क्या, तुम्हें यूनिवर्स घुमाएंगे कहने का, ठीक है। चलो ओके, 4th ईयर में तो तुम बोथ हो, कोई बात नहीं, तुम दोनों में पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। बोथ ही रहो तो ज्यादा बेटर है सब लोग अभी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, चलो ठीक है। बाकी 4th ईयर प्लान में, 4th ईयर प्लान में क्या हुआ? 4th ईयर प्लान आपका 1969 से 1974 तक चला, ठीक है। मेन 4th ईयर प्लान का फंडा था सेल्फ रिलायंस। अभी जो मोदी जी बोलते हैं ना, लोगों को जस्टिस दिलाना और सेल्फ रिलायंस करना। आत्मनिर्भर बनो, कल की चिंता मत करो। एक मेरा नया डायलॉग बनाया मैंने, आत्मनिर्भर बनो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। सेल्फ रिलायंस पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि सेल्फ रिलायंस बनो, आत्मनिर्भर बनो। और जस्टिस, जस्टिस पे फोकस करा गया। जस्टिस मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं, हो तो पूछूं, ठीक है। मुगल का कौन सा ऐसा एम्परर था जो कि जस्टिस दिलवाता था? मुगल पढ़ते होगे ना, मुगल में पढ़ाया होगा मैम ने, तो उस बंदे का नाम बताओ, उस किंग का नाम बताओ, एम्परर का नाम बताओ। अकबर, अकबर 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 अकबर, जहांगीर गधो, जहांगीर। जंजीरें अदालत बनाई थी उसने, सुना होगा अदालत। अब कभी भी आगरा फोर्ट घूमने जाना तो वहां जंजीरें अदालत है। वो घंटा होता था जंजीर अदालत, मतलब एक वो होता था, घंटा लगा होता था, जिसको भी जस्टिस चाहिए होता था वो घंटे को बजा देता था। घंटे को बज जाता था तो जहांगीर जी आते थे और उनकी जो समस्याएं होती थी उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनको न्याय दिलाते थे। इस तरीके से ये बेल थी कोई ना उस दिन कुछ था, हाँ यही था करने का, जंजीरें अदालत, जस्टिस दिलाने का काम करते थे। देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मुझे नहीं पता, बट रिलेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो था ये गडकिल फॉर्मूले पे था, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। गडकिल फॉर्मूले पे आपका ये बेस था जो आपका था 4th ईयर प्लान। गडकिल फॉर्मूला इसको बोला जाता है, ये अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो फॉर्मूला लिखा है, प्रणब मुखर्जी चेयरमैन द प्लानिंग कमीशन,
गटकिल मुखर्जी 8 प्लान, नहीं ये सब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सेल्फ रिलायंस का नारा दिया गया था, इट इज ओनली बेनिफिशियल फॉर यू। जितना भी उसके अंदर लिखा है वो छोड़ देना। सेल्फ रिलायंस पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा, 4th ईयर प्लान में बेसिकली जस्टिस और सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया था बस। अगला आया आपका 5 ईयर प्लान, 5th ईयर प्लान। ओके चलो, 5th ईयर प्लान में सबसे पहले इसको बोलते हैं, इस मॉडल का नाम क्या था, मेन कारण क्या था 5th ईयर प्लान का, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ स्लोगन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 5th ईयर प्लान में। 5th ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस बनो चौथे में, और गरीबी हटाओ। सर ठीक है सर, 4th हाँ, प्लान में थोड़ा देखिए, उसमें भी सर मेंशन किया हुआ है 4th प्लान में गरीबी हटाओ। वो मेंशन करा गया बट उसको केवल इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी कि ऐसा होगा। जैसे दो चीज होती है संजीत, एक तो बात कही जाती है, ठीक है, और एक इम्प्लीमेंट करना होता है। एक कहने और करने में बहुत अंतर होता है। बात कही गई थी 4th ईयर प्लान में कि गरीबी हटाओ और फिर का उनका कुछ करेंगे, मेन फोकस हाँ था जी। हाँ मेन फोकस था, बट उसको जो इम्प्लीमेंट करा वो आते आते 5th ईयर प्लान में हुआ वो चीज कंप्लीट। ओके इसलिए बेसिकली गरीबी हटाओ को टोटली रिमूव द पॉवर्टी और एरिडिक्ट द पॉवर्टी। ठीक है, अच्छा एक मीनिंग बताओ मुझे, आज तुम्हारा इंग्लिश का भी टेस्ट लेते हैं चलो। एडिकेट, बहुत अच्छी नहीं इंग्लिश है हमारी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट्स अ मीनिंग, व्हाट्स इट्स एंटोनियम। हटाना, इसका एंटोनियम क्या होगा, रिमूव फ्रॉम द रूट। अबे एंटोनियम बताओ, उल्टा, नॉट सिनोनियम्स। इंपोर्ट, यस इंपोर्ट हो सकता है। टू असेंबल, टू क्रिएट, यस, टू फॉर्म, टू क्रिएट, समझ गए आप लोग, समझ गए ठीक है। अरे कभी कभी ऐसे मीनिंग्स भी आ जाते हैं ना पेपर में। टू पुट टुगेदर, यस, ओके। तो इसको डीपी धर मॉडल भी बोला जाता है, डीपी धर मॉडल लिया जाता है। इस पे करंटली फोकस किया गया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको, चलो मैं बेसिक्स यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो बेसिक पॉइंट बताता हूँ। इकलौता एक पॉइंट कर लेना क्लास, ये जो 1979 लिखा हुआ है ना, इसको 1978 कर लेना। यहाँ पे एक पहला चेंज मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे याद आया। जो 1979 दिया है ना, ये जो ईयर प्लान था 1974 से 1978 तक चला, ये है टाइम पीरियड। इकलौता ऐसा 5 ईयर प्लान जो 4 इयर्स के लिए चला था, कौन सा था, 5th ईयर प्लान। लिख लेना, इट इज द ओनली 5 ईयर प्लान which implement only for 4 years। इनएफिशिएंट भी इसका आपका होता है एंटोनी, बिल्कुल सही है रितेश। मैं ये बता रहा हूँ, इट इज द ओनली 5 ईयर प्लान विच इंप्लीमेंट ओनली फॉर 4 इयर्स। 5th ईयर प्लान केवल 4 साल के लिए चला था। ठीक है, अब देखो मैं आपसे बेसिक बेसिक सी चीज पूछने वाला हूँ, यहाँ चीज मेंशन नहीं है, आपसे मैं बेसिक बेसिक सी चीज पूछने वाला हूँ। चलो बैंकिंग वालों रेडी हो जाओ, आर यू रेडी, ऑल द बैंकिंग स्टूडेंट्स आर रेडी ना, चलो। अच्छा 1975 में आरआरबीज बनी थी, आरआरबीज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं, रीजनल रूरल बैंक। अबे जो ग्रामीण बैंक के पेपर आएंगे ना अभी, वही है ये, रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बनी थी हमारी। ठीक है, आरआरबी जिसके पेपर अभी होंगे ना आपके, पढ़ाऊंगा वैसे बैंकिंग में सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सा अभी रिलेट कर लेना तो मुझे। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, आईबीपीएस आरआरबी, जो ग्रामीण बैंक के पेपर होते हैं। प्रथमा बैंक, पहला पहला जो बैंक था आपका, प्रथमा बैंक सबसे बेस्ट बैंक कहलाता है ये।
अगर आपको आरआरबी में जॉब करनी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक में सिलेक्शन लेना है, तो प्रथमा बैंक इज द बेस्ट बैंक। जैसे एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक आपकी आईबीपीएस के थ्रू होते हैं, उसी तरीके से प्रथमा बैंक सबसे अच्छी बैंक है और पहली बैंक है आपकी जो कहीं, उसका हेडक्वार्टर मुरादाबाद में है। प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर आपके मुरादाबाद में है और रीजनल रूरल बैंक्स की बनी थी आपकी 1975 में, और इसी टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी, आई थिंक सो, आपको अगर पता हो इमरजेंसी भी आपकी 1975 में लगी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, लिखा है ना कि ऑयल की क्राइसिस हो गई थी, देखो आपको लिखा है पीडीएफ में कि 1973 में ऑयल की क्राइसिस हुई थी, 20 पॉइंट प्रोग्राम भी चलाया गया था। सर एक बार बताना आप बैंक का नाम। प्रथमा बैंक, प्रथमा। रितेश, आई एम रेटिंग इन चैट बॉक्स। ठीक फिर से मैं लिख देता हूँ, एक बार से लिख देता, कोई बात नहीं। प्रथमा बैंक, प्रथमा पहला आरआरबी बैंक था। आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट 1975 में हुई थी आपकी। तो ये सब चीज 5 ईयर प्लान में थी। तो 5 ईयर प्लान के बारे में हमने क्या नहीं देखा, मेन चीज 5 ईयर प्लान के बारे में हमने मेन चीज देखी, इट्स अ मेन नारा जो दिया गया था इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपके, ठीक है। मेन फोकस के पे दिया गया था आपके, गरीबी हटाओ के नारे पे आपका दिया गया था, ठीक है। ओके, ये इकलौता ऐसा 5 ईयर प्लान था जो कि 4 साल तक चला था आपका, ठीक है। और इसमें आपकी जो आरआरबी की बैंक्स थी उनका एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था आपके, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी बताता हूँ, 1971 में आपका बांग्लादेश अलग हुआ था इंडिया से, जानते हो ना, आज सुबह पढ़ाया था कुछ मैंने, याद आया करंट अफेयर में। पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है बिटवीन ढाका टू वेस्ट बंगाल, याद आया मॉर्निंग। हाँ, 50th एनिवर्सरी होने वाली है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, लिबराइज हो गया ना अभी, ठीक है। यस, तो बेसिकली 50th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक ट्रेन चलाई गई है, पैसेंजर ट्रेन बिटवीन ढाका टू वेस्ट बंगाल, जो दीप्ति ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आपका 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। चलो बता देता हूँ, शिमला एग्रीमेंट थोड़ा डीप हो जाएगा, बस नोट कर लो, अपडेट आपके लिए बहुत है। शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और भी चीजें हुई हैं बट इतना सफिशिएंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्रीमेंट कब हुआ था, ठीक है। आप लोग मैम से पूछना, मैम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। वो हिस्ट्री वाला पार्ट है, अभी समझाने के लिए पूरी मुझे राम कथा समझानी पड़ेगी, शिमला एग्रीमेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लंबा है वो बहुत ज्यादा, जम्मू कश्मीर की कहानी भी पूरी इसमें आएगी पूरी। तो शिमला एग्रीमेंट उससे रिलेटेड था बहुत ज्यादा, ठीक है। 1972 में, इतना बहुत है आपके लिए। चलो आगे देखते हैं, 6th ईयर प्लान, ठीक है। 6th ईयर प्लान से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो आपका आया था, इससे पहले रोलिंग प्लान आया था आपका। रोलिंग प्लान यहाँ मेंशन नहीं है, कुछ पॉइंट मैंने छोड़ रखे हैं यहाँ पे। रोलिंग प्लान आपका चला था 1978 से 1979 तक, रोलिंग प्लान था आपका, ठीक है। रोलिंग प्लान आपका आया था, और ये रोलिंग प्लान का आइडिया कहाँ से लिया गया है, जल्दी से बताओ। रोलिंग प्लान का ये जो आइडिया लिया गया है, ये हमने जापान से लिया है, और ये किस मॉडल पे बेस्ड था, गुनर मॉडल पे बेस्ड था आपके। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, ग्रोथ रेट कितनी बड़ी थी, जो हिंदू की ग्रोथ रेट थी वो 5 ईयर प्लान से क्रॉस हो गई थी 5th ईयर प्लान से। किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने पूछा था, आई थिंक किसने पूछा था, किसने नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था कि इंडिया की ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ रेट बढ़ा था नहीं बढ़ा था, 5th ईयर प्लान के बाद से हिंदू ग्रोथ रेट आपका बढ़ा था। डेट्स नहीं इंपॉर्टेंट है, केवल ईयर इंपॉर्टेंट है श्रेयांश, हैव टू लर्न द ईयर ओनली। हाँ, ममता आपने पूछा था, यस, ममता गुप्ता ने पूछा था, यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। चलो ये चीजें छोड़ो, ये भी पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ चीजें आपसे बेसिक से पूछने वाला हूँ, सब लोग अब तैयार रहो। अब मैं यहीं पे रैपिड फायर खेलता हूँ, बैंक वालों से भी पूछूंगा और एसएससी वालों से भी पूछूंगा। आर यू रेडी ऑल, मुझे बताना फटाफट, ठीक है। मैं अपना Yes. पेन रेडी करता हूँ, मैं अपना Yes, पेन रेडी करता हूँ, क्योंकि देखो अभी क्लास है, क्लास भी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रैपिड फायर खेलने जा रहे हैं हम लोग, सिंपल सा,
सिंपल सा है, जो बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो बी रेडी फॉर इट। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले बैंक का, सबसे पहले एसएससी वाले बताएंगे मुझे, ठीक है। पॉलिटी भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोरो किया था? रूल ऑफ लॉ बोरो फ्रॉम विच कंट्री? ब्रिटेन। ब्रिटेन, एब्सोल्युटली राइट। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से करा था, यूके, ब्रिटेन से ही करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने रूल ऑफ लॉ से करा था। ठीक है चलो, अब मुझे बैंक वाले बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। बैंक वालों के लिए अगला क्वेश्चन ये है, उनसे मैं करंट के बारे में पूछूंगा ज्यादातर बैंक वालों से, ठीक है। अच्छा बैंक वाले मुझे बताएं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा? बैंक वाले बताना केवल। 144 तो वही बताया था मितांशु ने। 104। हाँ मितांशु ने सुबह सुबह 104। बताया था। हाँ हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखते हैं किसको याद है। 139। ये याद कर 139। लो, ये बैंक वाले क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखो 139 139 सबको पता है, वेरी गुड। मैं फिर से एक क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे बताओ वर्ल्ड, एक मिनट, ट्यूबरक्लोसिस डे कब बनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च। ओहो, मेरा बर्थडे भी है 24 मार्च को, अभी मैंने पूछा। ठीक है ओके। अच्छा जल्दी से बताओ वर्ल्ड क्रिएटर डे कब मनाया जाता है? क्रिएटर डे, हाँ ऑनलाइन पार्टी दूंगा तुम लोग को, टेंशन ना लो सबको, ठीक है। वर्ल्ड क्रिएटर डे, क्रिएटर डे 27 मार्च को आपका वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा चलो अब बेसिक सा क्वेश्चन मैं एसएससी वालों से पूछता हूँ। एसएससी वालों मुझे बताओ, आप लोग जंजीरे अदालत, जंजीरे अदालत तो आपने बता दिया। जिंदा पीर की उपाधि किसको दी जाती है? जिंदा पीर किसको बोला जाता है? विच रूलर इज कॉल्ड जिंदा पीर? पेपर में टाइटल किसको होता है? क्या बात है यार, इंटेलिजेंट सारे यहीं औरंगजेब। बैठे हैं। औरंगजेब, यस, औरंगाबाद, औरंगजेब, जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है। इसने सारी चीजें पे, लिकर्स पर, म्यूजिक पे, सब पे बैन लगा दिया था ना औरंगजेब ने। अच्छा औरंगजेब ने, अच्छा कोई बात नहीं देखती, डोंट वरी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दीप्ति डोंट वरी, सुनो बस केवल, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी एक यूपीएससी में क्लास ली थी बच्चों की, तो यूपीएससी में बच्चों से मैंने भी क्वेश्चन पूछे तो वो बच्चे घबरा गए थे, कह रहे सर हमसे क्वेश्चन की पूछ रहे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है अभी। तो घबराना नहीं है, डोंट वरी, ठीक है दीप्ति, डोंट वरी। अच्छा औरंगजेब ने सिख के कौन से गुरु को मारा था? औरंगजेब किल्ड विच नंबर सिख गुरु, कौन से नंबर के सिख गुरु को मारा था औरंगजेब ने? तेग बहादुर, वेरी गुड। गुरु तेग Tenth. गुरु तेग बहादुर कौन से? 9th नंबर के। 9 से मुझे वही याद आ गया, उत्तराखंड के सीएम तीरथनाथ सिंह, हाँ तीरथनाथ सिंह रावत, गुरु तेग बहादुर जी को मारा था। 9th गुरु थे हमारे in आपके, उनको 1675। क्या बात है यार, 1675 करेक्ट। क्योंकि वही बेसिकली रीजन का मैटर था, इसलिए बेसिकली उनको मारा गया था। चलो अच्छा मुझे बताओगे बैंक वाले, बैंक वालों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आरबीआई को किस कमीशन के तहत बनाया गया था? आरबीआई मेड अंडर विच कमीशन? उस कमीशन का नाम बताओ जिसे आरबीआई बना था। आपको शायद अमन सर ने पहली क्लास में Hilton Young Commission। हिल्टन Hilton Young यंग कमीशन, यस हिल्टन यंग कमीशन 1926। तो आपको अमन सर ने आपकी पहली क्लास ली होगी,
तो मैंने देखा था 1920 वो में। लेक्चर। 1934 है, हाँ 1934 1934 में एक्ट पास हुआ था आरबीआई वाला, और 1935 में बनी थी, रिटर्न यंग कमीशन पे बनी थी आपका, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन बताऊंगा अभी, आरबीआई में आएगा आपका, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन मुझे बताओगे आप लोग, एसएससी वालों से पूछता हूँ, पॉलिटी मैंने पूछी था, पॉलिटी से ही बेसिक का क्वेश्चन पूछता हूँ। हु इज द सुप्रीम कमांडर, हु इज द सुप्रीम कमांडर, ये बताओ। प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्म वेरी फोर्सेस। गुड, यस। सुप्रीम कमांडर कौन सा होता है आपके? प्रेसिडेंट, यार तुम लोग तो कमांडर सब इन खिलाड़ी हो तुम। यस, कमांडर इन चीफ। हाँ। अरे आर्टिकल 53 पढ़ा होगा ना आप लोग, आर्टिकल 53 में जो होते हैं सारी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। इज प्रेसिडेंट तो द नहीं हेड है ऑफ, सर, हाँ एकांशु प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट क्या? ही होता है। हाँ, तीनों जो सेना होती कमांडर है इन ना, चीफ प्लस नो 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 नो, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप तीनों डिफेंस जानते हो ना, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, जो तीनों सेना होती है, इनका जो हेड होता है प्रेसिडेंट ही होता है। दैट इज वाई, यस, नेवी इन सबका हेड होता है, इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था? When is the give the statutory status to सेबी? बैंक वाले बताएंगे सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था सेबी को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एब्सोल्युटली राइट, 1992 में। Yes. बनने की बात कही गई थी 1988 में, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो दिया गया था 1992 में गया था। सेबी क्या करती है, अभी पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट तब बताऊंगा। सेबी लॉन्ग टर्म मार्केट जो होती है उसको कंट्रोल करती है। तो लॉन्ग टर्म मार्केट होती है ना, जो एक साल से ज्यादा दर की मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होती है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। रेगुलेट करता है सर, रेगुलेट हाँ करता है रेगुलेट करता है, इंडियन यस, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, यस, रेगुलेट्स द या मॉनिटर द कैपिटल मार्केट। यस प्रतिभा, बिल्कुल करेक्ट, यही सब चीजें पढ़नी है बैंकिंग में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है। अब मैं फिर एसएससी वालों पे आता हूँ। एसएससी वालों जरा मुझे बताओ, आप लोग कौन सा प्रेफर करते हो? आप एंशियंट हिस्ट्री से पूछूं क्वेश्चन? एंशियंट हिस्ट्री से पूछता हूँ इससे क्वेश्चन। सर हिस्ट्री सबका नहीं हुआ सर। अच्छा हिस्ट्री नहीं हुआ, पॉलिटी हो गई सबकी? हाँ पॉलिटी होगी और ज्योग्राफी चल रहा है। पॉलिटी होगी ना, चलो फिर पॉलिटी से पूछना, ताकि सबको भी अच्छा लगे, है ना, कि ऐसा ना हो कि ये चीजें हो जाए। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ठीक है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इलेक्शन कमिश्नर का है 5 साल। काम कितने ईयर का होता है? सोच के बताना। 6 years। 6 years, नॉट 5 years, इट्स अ 6 year। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, और 65 ऑफ एज। ममता यू आर राइट, बट यू हैव टू जस्ट करेक्ट, इट्स नॉट 5 years, 6 year, 6 year होता है, ठीक है। और किसका होता है 6 year कार्यकाल, मतलब कि टेन्योर? यस ममता, 6 year 65 years होता है। जल्दी से बताओ, और 6 year किसका होता है टेन्योर? यूपीएससी ना, यूपीएससी का तो नहीं, देखती 5 years का ही होता है। राज्यसभा, राज्यसभा करेक्ट। हो सकता है। एक मिनट, यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ वो है स्टेट पब्लिक कमीशन। कमीशन नहीं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल बताओ तो ज्यादा बेटर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बता सकते हो, स्टेट्स में होती है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल उनका होता है 6 साल का। एक्ट का होता है बेसिकली 6 year का आपका, ठीक है।
कैग की रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65। देखो एक सीधा फंडा बता दे रहा हूँ, जो भी सेंट्रल से जाएगा उसकी रिटायरमेंट एज 65 होगी, ठीक है, और जो भी स्टेट से जाएगा उसकी रिटायरमेंट 62 होगी। बस जो स्टेट से रिटायर्ड होगा उसकी रिटायरमेंट एज 62 होगी, जो जो बॉडी स्टेट से रिलेटेड होंगी। अब आप तो ये इतना डिफरेंशिएट कर लेते हो ना कि कौन सी बॉडी स्टेट की है कौन सी सेंट्रल की है आपकी, यही चीजें पूछी जाती हैं, बहुत पूछते हैं आजकल क्वेश्चन। चलो अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप लोग बैंक वालों से पूछता हूँ थोड़ा पहले, बैंक वालों से क्या पूछे हैं, कोई डे पूछते हैं इनसे। बैंक वाले बताएंगे मुझे कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, जल्दी से बताओ बैंक वाले। नेम द 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई जो रिसेंट है, कौन बताता है देखते हैं। मुझे प्रेजेंट कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर, पहले तो ये बताओ। एक तो एनएस विश्वनाथन है, और सर एक है बीपी सम था कुछ नाम, हाँ बीपी एक एम के कोंगनू, जैन, एक एम के वेरी गुड, एम के जैन, कोंगनू, एमडी 4 पात्रा, होते हैं, एम वेरी गुड। हाँ और मिलर, बीपी कुछ था, और एक एमडी है पात्रा, विश्वनाथन। करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट है। देखो सबसे पहले तो होते हैं आपके, एक है एम के जैन, एक है एमडी पात्रा, एक है सर एनएस विश्वनाथन, और एक बीपी कुछ था, बीपी उसके बाद नहीं याद आ रहा, बीपी कुछ आचार्य था। बीपी, हाँ बीपी कोंगनू, कोंगनू। यस यस बीपी कंगन, यस। देखो चैट बॉक्स में देखो सबने लिख दिया आंसर जो आपने बताया, ठीक है, सारे चैट बॉक्स में आंसर लिख दिए हैं, वैसे मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है, अभी इतना ही नोट कर लो। एम के जैन है, ठीक है, एमडी पात्रा है, ठीक है, बीपी कोंगनू है, और आपके विरल आचार्य है, ये है 4 अभी डिप्टी गवर्नर, ठीक है, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है, बताऊंगा कैसे होते हैं। हाँ 4 ही होते हैं श्रेयांश, 4 ही होते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा कि कौन से ऑफिशियल होते हैं कौन से अनऑफिशियल होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ये आरबीआई का पार्ट है बेसिकली, जब पढ़ाया जाएगा तो आरबीआई में आपको समझाया जाएगा। अच्छा मुझे अगला एक क्वेश्चन पॉइंट बताओ, एसएससी वाले बताएंगे, मुझे पॉलिटी से ही पूछूंगा उनसे, बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगा। सिक्किम को किस अमेंडमेंट एक्ट से सेपरेट किया गया था? आज पढ़ा था लोसांग, सिक्किम, कौन सा अमेंड, सिक्किम मतलब कौन से अमेंडमेंट से बना था? 35 36, वेरी गुड। 36 में बेसिकली उसकी फॉर्मेशन हुई थी, 35 में बात रखी गई थी और 36 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी, 36 अमेंडमेंट। अच्छा शेड्यूल 10 क्या है? व्हाट इज शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आजकल बहुत चल रहा है, शेड्यूल 10 इज रिलेटेड टू विच, किस पार्ट से रिलेटेड है? बहुत अच्छे से पढ़िए सबने, चलो अच्छी बात है यार। एंटी डिफेक्शन लॉ, यस एंटी डिफेक्शन लॉ, अरे दल बदल बोलते हैं ना, पार्टी और दल बदल करते हैं लोग, लोग अदला बदली करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज कॉल्ड 10th शेड्यूल, ठीक है। 11 सबको पता होगा पंचायती, और 12th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या? बंगाल में कुछ ज्यादा ही हो रहा है एंटी डिफेक्शन। हाँ बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है पार्टी, लोगों के टिकट कैंसिल बहुत हो रहा है, कल भी 3-4 के टिकट कैंसिल कर रहे हैं, चेंज करा है उन्होंने, क्या नाम है, दीदी जी ने। अरे सर होगा ये एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत देखता हूँ तुम लोग को फंसाऊंगा मैं, सोचा तुम लोग को फंसाया जाए आप, जैसे उसमें फंसाया इलेक्शन कमिश्नर ने, यहाँ से फंसाता हूँ रुको तुम लोग को। जल्दी से 5 रिट के नाम लिख के बताओ, रिट्स जानते हो ना, 5 रिट्स होती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 5, ये देखो, हैबस कॉर्पस, मैंडामस, वेरी गुड, Habeas corpus, mandamus, centurio, सरसरी हो गया, हो गया,
प्रोविजन हो गया वारंट और कोवरेंटो। वारंट वेरी गुड, क्या बात है यार, सारे डिसेंट हो। आर्टिकल 32 में आती है ना, होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। यस, तो सर्चरी, रेमेडीज हाँ रेमेडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू 35। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, छठा नंबर का जो फंडामेंटल राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हैबस कॉर्पस, अब देखो मैं समझाता हूँ, देखो क्या चीज होती है हैबस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, आपको कोई बंदी नहीं बना सकता, अगर आपको कोई बंदी बनाएगा तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, वही हैबस कॉर्पस होता है, वो वारंटो होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में हो जाएगा, रहने दो, बता दूंगा वैसे तो। चलो आगे मुझे बताओ, रिट 5 होती हैं। अच्छा, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 76 is related to प्राइम मिनिस्टर, नो नो, अटॉर्नी जनरल। हु इज अटॉर्नी जनरल? करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल होता है मीनू गोपाल, बता देना, मुझे याद नहीं है। के मीनू गोपाल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन Yes. इंडिया। यस, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है उसको अटॉर्नी जनरल हो जाता है। और स्टेट्स में कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। स्टेट में क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। रिटायरमेंट एज, चीफ लीगल एडवाइजर आई थिंक। हाँ, रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65 भी होगा हाँ सर। हाँ 65 ही होगा, क्योंकि सेंट्रल बॉडी है, जो भी सेंट्रल बॉडी है Central उसकी body है। 65। हाँ सेंट्रल बॉडी है उसकी आपका एक 65 ठीक है। है सर, हाँ वैसे पता नहीं था, आपका एक ठीक लगा है। हाँ, पता नहीं था, ये याद रखो, जो भी सेंट्रल से रिटायर होती है 65 होती है, और जो स्टेट से जाता है वो 62 होती है उसकी, याद रखो, कभी भूलना नहीं। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ज्यादा नहीं, ठीक है, केवल एक लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी से। मुझे बात बताओ, आर्टिकल 93 किससे रिलेटेड होता है? देखो फटाफट आंसर। देखो पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, और इससे रिलेट भी होता है, कभी कोई करंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, यस, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, नहीं आप लोगों की तारीफ बिल्कुल अच्छी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा 2 वीक्स पहले, यस ओके, पेपर में भी आया था, मैंने ही बनाया था तभी आया होगा। ठीक है, अब बजट आता है 112 में, फाइनेंशियल इंक्लूजन बजट जो पास होता है आपका, एनुअल बजट 112 में आता है। ठीक है, बस एक अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? 124 ना? अच्छा 123 क्या होता है? आर्टिकल आर्टिकल 123 क्या होता है? ऑर्डिनेंस, यस, अध्यादेश। अध्यादेश जारी करता है बाय प्रेसिडेंट। यस वेरी गुड, सबको पता है यार, काफी मतलब मन लगा के पढ़ा सबने, दैट इज गुड। अभी तो ऐसी थोड़ो मैं तारीफ करता हूँ इस बैच की, कुछ खास है इसमें, कुछ तो बात है। ठीक है चलो, ओके, बस मैं, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है, ठीक है, तो, और आप हो एक नॉर्मल जज, मतलब एक नॉर्मल कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जज हो, तो अगर हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, तो कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास? If you 10 want to years, become a, 10 years एक्सपीरियंस। ठीक है, 5 years a judge of the high court or 2 or more such court in succession। 5 years का चाहिए होता है बेसिकली। हितांशु, मैंने पूछा है कि हाई कोर्ट से बनना है, अगर आप एडवोकेट से बनते हो तो आपको 10 years का चाहिए होता है मिनिमम, आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का अगर जज बनना है तो कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का जज बनना है, 5 years होगा।
5 हैं? years 5 years ही लगेगा। अरे पागल, एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट से एक बार बताओ, तुम ऑफिसर लेवल बनने के बाद पियून बनोगे? अरे वही तो सर मैं सोच यूपीएससी का जॉब करने के बाद क्यों पीएससी करेंगे सर? इतना इतना अच्छी बात है तो बता दो। इट्स अ ट्रैप। तो भयानक मैंने क्वेश्चन आ गया सर। अभियानक भी मैंने तो घुमाया था आपको। जज बन गया, मैं हाई कोर्ट क्यों जा रहा हूँ? मैं सोच रहा था जल्दी जल्दी कोई कुछ होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, लेकिन बस ये पेपर में गलती मत करना प्लीज। सी इट क्लियरली। क्वेश्चन नहीं, पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं सर। आएगा ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन वही तो मैं तो नहीं, केवल आपको घुमाने। कोर्ट से हाईकोर्ट का जज कभी नहीं आ सकता। वही बात है यार, ऑफिसर बन के तुम पियोन थोड़ो बनोगे, क्लर्क थोड़ो बनोगे। भयंकर क्वेश्चन आ जाता है कभी। घुमाया था मैंने केवल। अच्छा, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? 100 मिनट पूरे हो गए क्लास के, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अरे यार वैकेंसीज तो रह गई। चलो देखो, एक तो बता देता हूँ, ऑफिस अटेंडेंट, फटाफट देखो वैकेंसीज के बारे में। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है। और दिल्ली से कौन कौन ब्लॉक करता है? डीएसएसबी की वैकेंसीज आई हैं अभी करंट में। मी सर, वेरी गुड। डीएसएसबी अप्लाई करना, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आई है डीएसएसबी, दिल्ली सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ठीक है? इसमें आप लोग अप्लाई करना है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिंगल पेपर है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की काफी वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट ग्रेड 2 में अप्लाई करना है, सिंगल पेपर है। एंड यू हैविंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का एक नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी नहीं करा है, मतलब जो बेसिकली आर्ट बैकग्राउंड से और कॉमर्स बैकग्राउंड से करते हैं, प्लीज ट्रिपल सी का एक पेपर होता है, ट्रिपल सी के पेपर में अपीयर हो जाओ। कंप्यूटर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट का एक पेपर होता है, ट्रिपल सी का पेपर। आप फॉर्म भर देना, ट्रिपल सी का नाइलेट करवाता है, हर महीने होता है ट्रिपल सी का पेपर। पेपर क्वालिफाई करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और कोई स्पेशल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, अदर स्टेट के ऑप्ट कर सकते हैं, यस संदीप, डीएसएसबी में अदर स्टेट्स के पर्सन भी ऑप्ट कर सकता है। कौन कराता है? आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म कर दो, नीलिट, नाइलिट है, नाइलिट एक संस्था है, वो कराती है आपको। सर जो ऑफिस अटेंडेंट है आरबीआई का एग्जाम 9th अप्रैल, वो एक्सटेंड हुआ क्या? अभी तक तो कोई चांस नहीं है, होएगा। अभी कोई एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया। क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड हुआ। हाँ, फॉर्म फिल करने का हुआ है, अब डेट एग्जाम का कुछ नहीं पता, अभी कोई नोटिस नहीं आया हितांशु, आएगा तो जरूर अरे आएगा। मेरा लक बहुत खराब है सर, मेरा लास्ट है, मैं इस साल ही लास्ट ऑफिस अटेंड नहीं सकता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद तो नहीं दे सकता सर। और मेरा कोई बात नहीं। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एग्जाम आ गया कॉलेज। कोई नहीं, कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, कनिका मुझसे पूछिए, वी नीड ट्रिपल सी। देखो, कुछ पोस्ट के लिए चाहिए कनिष्का, वह हर पोस्ट में नहीं चाहिए। डोंट नीड अ ट्रिपल सी, कुछ पोस्ट के लिए चाहिए, सब में नहीं चाहिए कनिका, ठीक है? अगर नहीं भी है तुम डाल दो पेपर, डोंट वरी, सब जुगाड़ हो जाता है बाद में। हाँ, ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, इसके लिए कोई कोचिंग और करने की जरूरत नहीं है। बेसिक के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड ए बी सी डी, डी से भी पास हो जाओ, बस पास आ जाओ, खत्म, तुम्हारे पास ये तुम्हें कंप्यूटर की नॉलेज है बस। आप लोग नीलिट की साइड पे जाना और वहां से अप्लाई कर देना ट्रिपल सी के लिए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप लोग अपने स्टेट्स में वैकेंसीज में अप्लाई करोगे ना, आने वाले टाइम पे आप स्टेट के एग्जाम्स भी दोगे अपने, तो कुछ स्टेट्स के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिपल सी कंपलसरी माना होता है। जैसे जो बीटेक वाले हैं, जो कंप्यूटर साइंस है, उनको जरूरत नहीं है। जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं, दे डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। बट जिनके पास नहीं है बीटेक, और जो बेचारे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं और बीए बैकग्राउंड से हैं, तो उनको करना पड़ेगा ये सब ट्रिपल सी का, क्योंकि चाहिए होता है। सीएस ऑनर्स से, कंप्यूटर साइंस से करो तो डोंट नीड। अबे आपके आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है ना, इट डज नॉट नीड। बीएससी कंप्यूटर साइंस को सर नीड नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस को भी नीड करिए, आप कंप्यूटर में कर रहे हो ना, यू हैविंग नॉलेज, यू हैव डूइंग द ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर, तो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी साइंस। साइंस से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो,
उसमें कंप्यूटर आ रही है। अगर आप बीटेक करे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसमें, आपको करना पड़ेगा ट्रिपल सी। इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल, ओनली कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज एलिजिबल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है, अदरवाइज नो ब्रांच इज एलिजिबल फॉर इट। तो प्लीज ट्रिपल सी का फॉर्म डाल देना और पेपर दे दो। 590 का फॉर्म आता है शायद ट्रिपल सी का, आप डाल दो और दे दो। और अगर आपका एक बार सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, दो, नो नीड ऑफ स्पेशल कोचिंग है, ठीक है। मैं एक जनरल वैकेंसी बता रहा हूँ। ट्रिपल सी क्या होता है, कभी कभी स्टेट पीसेस में चाहिए होता है आपका, ठीक है, ठीक है। जनरल वैकेंसीज क्या होती है, ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो स्टेट की वैकेंसीज आती हैं, जैसे आरओ एआरओ, ठीक है, अभी आएंगी यूपी वगैरह में आरओ एआरओ की वैकेंसी आई है, अभी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो उसमें कुछ सही होती है, ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट्स के एग्जाम में, इसलिए ट्रिपल सी कंपलसरी है। और कभी कभी स्टेट्स में भी ऐसी सेंट्रल में भी वैकेंसी आती है, इसमें ट्रिपल सी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए बेसिकली मैं आपको बता रहा था ट्रिपल सी। और अभी वैकेंसीज क्या क्या है, डीएसएसबी, ठीक है, ठीक है, अभी करंट में वैकेंसी है। जीआईसी का अगर भरना चाहो तो भर देना, वरना छोड़ दो डीआईसी, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होता, नो, बैंकिंग में ट्रिपल सी कभी भी नहीं चाहिए होता, नेवर नीड अ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन एनी बैंक एग्जाम, बैंकिंग सर्टिफिकेट में नहीं चाहिए होता। बैंकिंग वालों की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। बैंकिंग में बस उनके लिए तो आईबीपीएस ही है, अब आईबीपीएस आने वाला है, और एसबीआई क्लर्क है बैंक के लिए, पता होगा। आईपीएस के आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, यही सारी वैकेंसीज है। आईबीपीएस एसओ, बैंकिंग के लिए तो उतना ही है। और बैंकिंग में अगर प्राइवेट बैंक में जाना है तो अभी सारस्वत बैंक की वैकेंसी आई है, अगर प्राइवेट में जाना है तो ओनली डज नॉट नीड फॉर इट, ठीक है। सारस्वत बैंक में वैकेंसीज आई है अभी बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, ओके। और एसएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है अभी, ठीक है। एसएससी का कैलेंडर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आने वाला होगा कैलेंडर बहुत जल्दी। जिस दिन कैलेंडर आएगा उस दिन एक क्लास डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि क्या क्या चीज है। एसएससी में तो वही है, एसएससी सीएचएसएल जो अपकमिंग एग्जाम है, फिर एसएससी सीजीएल है, आफ्टर दैट एसएससी एमटीएस है, ठीक है। और एसएससी में 25 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है आपका, 25 मार्च को, 25 मार्च को नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी जीडी का, जनरल ड्यूटी का, जीडी की वैकेंसी आ रही है 25 मार्च को, ठीक है। अच्छा, किसी ने दिल्ली पुलिस दिया था पेपर, दिल्ली पुलिस दिया था पेपर, जो कांस्टेबल का हुआ था अभी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर। हाँ, डीएसएसबी का मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस का नहीं दिया था, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। और यूपी के अंदर आप लोग अगर एसआई बनना चाहते हो, अगर डिफेंस का शौक है आपको, तो यूपी एसआई की वैकेंसी आ रही है। जो ग्रेजुएट है वो उसको भर सकते हैं केवल, दोस्त का पर्सन हुआ ग्रेजुएट, they can fill the form। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर वैकेंसी है, अप्रोक्स 10,000 वैकेंसीज है इसमें, ठीक है। सिंगल पेपर है आपका, और आफ्टर द सिंगल पेपर देयर इज ए पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 10,000 वैकेंसीज है आपकी अप्रोक्स इसके अंदर, यूपीएसआई के अंदर, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है अभी, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो वैकेंसीज बहुत सारी होंगी। यही वैकेंसी जो मुझे डिस्कस करनी थी। बाकी आप लोग साइट, वैसे तो मैं साइट में डलवा ही देता हूँ, ठीक है, आप ये भी साइट यूज कर सकते हो, अच्छी साइट है। फाइनल ईयर नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा 1 अप्रैल में, अगर आपके पास उतने डेट तक, एक डेट मेंशन्ड होगी, अगर उतने डेट तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है, देन यू आर एबल टू फिल दिस फॉर्म। बट मैं दीप्ति आपको कहूंगा, यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं भी हो रहा, आउटडेटेड है, फिर भी आप फॉर्म डालो, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पैटर्न्स पता चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो जल्दी यही चुकेगा। मार्कशीट आ जाए तो कोई दिक्कत की बात है, फिर भी अप्लाई करना आपको हितांशु, ठीक है, आ जाए कोई बात नहीं, सब बाद में देख लिया जाता है सर। सेकेंड नहीं ईयर नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एग्रीकल्चर में ना सर डिग्री देने में थोड़ा लेट होता है सर, पहले मार्कशीट दे देता है सर। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, कितना मार्कशीट चल जाएगी, मार्कशीट चल जाएगी, एलिजिबल। वो तो चल जाएगी ना सर। हाँ हाँ, चल जाएगी, एक्चुअली चल जाएगी। मैथमेटिक्स वो टाइम डिग्री नहीं अभी तक तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट तो कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया ना सर। डोंट वरी, आप वैसे अभी अप्लाई नहीं कर पाओगी, आप
DSSB में अप्लाई करो, उसमें 12th बेस पे है वैकेंसीज, वहाँ पे अप्लाई करो। जैसे CHSL है ना हमारे यहाँ पे, उसी तरीके से DSSB में भी है। खुशी डोंट वरी, टेंशन मत लो, सेकेंड ईयर अप्लाई नहीं कर पाएगा बट अप्लाई कर सकते हो। तो यही चीजें हमें वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। ये वैकेंसीज हुई हैं, अभी आई हैं, बाकी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत जरूरी पॉइंट है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ, बाय बाय क्लास। क्या मैं भी पढ़ा पढ़ा के नेट भी थक गया होगा बेचारा। चलो ओके, चलो टेक केयर वाला, ओके बाय।